चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप सो लास्ट सेशन में आपने एंजॉय किया होगा और आज का सेशन और इम्पोर्टेंट है बेटा। और आज का सेशन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और बहुत कुछ होमवर्क भी मिलने वाला है आप लोगों को आज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हमने क्लास वर्क के हमने किए थे उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, वो उन होमवर्क को आपने ईमानदारी से ट्राई किया होगा और उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट्स भी नहीं आया होगा। ठीक है बेटा। एनीवे, इसी के साथ साथ दोस्तों एक बात और बोलना चाहता हूँ कि कभी आपका डाउट्स आता है, जिसका मतलब मैंने ये नहीं बोला कि उसमें सॉल्यूशन किया हो तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके आप नहीं बोल सकते। आप एनी टाइम मुझे कॉल करके मैसेज करके आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं। आपके डाउट का इमीडिएटली रिजॉल्व होगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। एनीवे, क्लियर। और लेट्स सी, अब मैं आप लोगों से यहाँ पे चर्चा आपके साथ करता हूँ। चर्चा किस विषय से होगी, क्या होगी, इस चीज़ के बारे में अपन को चर्चा आपके साथ करनी है। और वन मोर थिंग, एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको दूंगा, टफ भी होंगे। वो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं क्लास में करा चुका हूँ, उसके बाद वैसा क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा। फिर भी उस क्वेश्चन में लगता है टेक्निकल पॉइंट है, तो जो होमवर्क वाला क्वेश्चन भले भी सॉल्यूशन क्यों ना हो, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार हम लेक्चर में वापस करेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। क्लियर। लेट्स सी, अब समय इधर उधर ज़्यादा जाया ना करते हुए हम आगे मुद्दे पर बढ़ते हैं। लास्ट सेशन में हमने बोला था एंटिटी कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया, तो उससे रिलेटेड हमने अकाउंटिंग एंट्री के उस एंटिटी कंसेप्ट के रिगार्डिंग में क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। अब ट्रांजैक्शन वाले उस ट्रांजैक्शन को हमें डेबिट करना है या उस ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना है बेटा, क्रेडिट करना है। तो डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, कैसे पता लगेगा? डिपेंड ऑन द, सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करो, वो रियल नेचर का है या नॉमिनल नेचर का है, पर्सनल नेचर का है। अगर वो ट्रांजैक्शन रियल नेचर का हुआ तो उसको डेबिट करना है, क्रेडिट करना डिपेंड ऑन द कम्स इन। अगर रियल चीज आ रही है डेबिट करेंगे, वो चीज जा रही है हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पर जब हम यही बात करते हैं रिगार्डिंग किसके लिए बेटा, आपके पास कोई चीज पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ है तो बट ऑब्वियसली पर जो देने वाला है उसे क्रेडिट करेंगे, जो पाने वाला है जो रिसीवर है उसे हम डेबिट। डेबिट रिसीवर, क्रेडिट दो गिवर के बारे में चर्चा हम आपके साथ करेंगे। वहीं जब मैं आप लोगों से अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूं दोस्तों, अगला पॉइंट रिगार्डिंग किसके लिए बात करता है, किससे एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, अगर व्यक्ति ऐसा है जिसने कोई ट्रांजैक्शन हुआ है और फिर ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस या इनकम से रिलेटेड उसके क्या बेटा ट्रांजैक्शन है, दैट मींस बहुत सिंपल सी बात है, वो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या प्रॉफिट या गेन या लॉस से रिलेटेड है, मतलब नॉमिनल नेचर का ट्रांजैक्शन है। इनकम्स गेन प्रॉफिट होगा क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे उनको हम डेबिट करेंगे। दिस अ कंसेप्ट, दैट्स इट। इस चीज के बारे में अपने चर्चा आपके साथ की। लेट्स सी, इसी के साथ साथ अब हमने इसके बेसिस पे कल मैंने आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया था कि अकाउंटिंग इस तरीके से करें। इन्हीं अकाउंटिंग तरीकों को गोल्डन रूल के हिसाब के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्त। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। जब गोल्डन रूल के बारे में मैंने आप लोगों से बात कर ली, बहुत बढ़िया। इन्हीं गोल्डन रूल, इसी को अकाउंटिंग करने की ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। इसी को बेटा जस्ट मिनट बेटा।
हम बात करें रिगार्डिंग क्या, ये जो गोल्डन रूल है जिनके बारे में बात करते हैं, इनके अकाउंटिंग के बारे में चर्चा हमने आपके साथ ऑलरेडी आपके साथ किया था, वही मैं अगले पॉइंट के बारे में और चर्चा करता हूँ। इन्हीं को बेटा जो अकाउंटिंग करने का जो तरीका है, इस तरीके को ही बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाता है। इस चीज़ के बारे में जानना, ये जो अकाउंटिंग करने का जो तरीका आपका होगा, इस अकाउंटिंग करने के तरीकों को ही बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंटिंग करने के बाद भी कहा जाता है। दोस्तों इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। तो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके बारे में चर्चा हम आपके साथ कर रहे थे कि हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, इस हिसाब से हमने बात किया था। तो ये अकाउंटिंग करने का तरीका मैंने आपको बताया, बट इसके अलावा कुछ तरीके और हैं जिनकी हेल्प से भी हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। अगर हम आपको लगता है कि हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है रियल है या नॉमिनल है, पर्सनल, तो मैं आपको कुछ तरीके और बताता हूँ, उनके थ्रू भी अकाउंटिंग करेंगे। और वादा है मेरा बेटा, उनसे जो अकाउंटिंग करोगे उससे वाला आंसर भी आपका क्या होगा बेटा, हमेशा सही होगा। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखें, ये मेरा मानना है, आपको कोई गलती नहीं होगी इस चीज़ के बारे में बात करना। वो तरीके कौन कौन से, आओ इस चीज़ के बारे में बात करें। तो बेसिकली हम यहाँ बात कर लेते हैं हाउ टू पास एंट्री। एंट्री कैसे पास की जाएगी, इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी है। जब एंट्री कैसे पास की जाएगी इस चीज़ के बारे में हमें समझना होगा। तो बेटा फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड और फोर्थ, इन 4 मेथड से हम अकाउंटिंग करना हम सीखेंगे आप लोगों के लिए। पहली मेथड की जब हम बात करते हैं तो वही ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में आप लोगों से बात करता है। दैट मीन्स यहां पे आपको गोल्डन रूल लगाकर आप काम कर सकते हैं। दैट मीन डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, डिपेंड ऑन द रियल। डेबिट वाज कम्स इन हो गया, डेबिट रिसीव, क्रेडिट द गिव, डिपेंड ऑन द पर्सनल अकाउंट, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल द इनकम आर क्रेडिटेड इन द, ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या होता है, किससे एग्जाम्पल, ये भी अकाउंटिंग करने का एक तरीका होता है दोस्तों, चीज़ के बारे में देखना। लेट एग्जाम्पल, कोई ट्रांजैक्शन हुआ, तो जब हुआ था तब उसका आपने एंट्री पास कर दी, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। जब वो ट्रांजैक्शन हुआ था तब आपने एंट्री पास कर दोगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। मेरे दोस्तों इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। बट अब वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? तो अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ और ट्रांजैक्शन वापस कैंसिल हो जाता है, तो बट ऑब्वियस सी बात, जब हुआ था तब आपने क्या किया था, डेबिट किया था ना, तो ट्रांजैक्शन कैंसिल हुआ है तो उसको क्या कर दो बेटा, क्रेडिट कर दो। मतलब सिंपल शब्द में बोलूं, उसकी आप रिवर्सल एंट्री पास कर दो। ये भी एंट्री करने का एक तरीका होता है। देखो एक तरीका, बट ऑब्वियसली बात, कुछ समय पहले आपने किसी को माल बेचा था, गुड्स सेल किया था, उस समय आपने सेल की एंट्री पास कर दी। पर जिस व्यक्ति को आपने माल बेचा था उस व्यक्ति ने माल वापस आपको लौटा दिया, गुड्स आपको वापस ने लौटा दिया, रिटर्न कर दिया, मतलब सेल आपकी कैंसिल हो गई। एक तरीका तो ये है कुछ एंट्री को काट डालो, पर काटाफटी करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो सिंपल वे इसके लिए बोलना चाहूंगा आप लोगों को, बेटा आप लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन के अंदर, आप एक ही काम करेंगे, रिवर्सल एंट्री पास करेंगे। दैट्स इट, दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। अब थर्ड तरीका जिसके बारे में चर्चा हम आपके साथ करें, थर्ड तरीका क्या होगा इस चीज के बारे में आपको यहाँ पे समझना। थर्ड तरीका होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुए, एक काम करो, उन ट्रांजैक्शन को आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करो, क्या उस ट्रांजैक्शन को देखकर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? तो कैसा आइडेंटिफिकेशन, क्या जाके पता कर लो, क्या वो ट्रांजैक्शन असेट्स है या ट्रांजैक्शन वो लाइबिलिटी से रिलेटेड है, क्या वो ट्रांजैक्शन आपकी इनकम से रिलेटेड है, क्या वो ट्रांजैक्शन आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। अगर वो ट्रांजैक्शन जो हुआ है और उस ट्रांजैक्शन जो हुआ है अगर वो ट्रांजैक्शन असेट से रिलेटेड है तो उसको आप क्या कर दोगे बेटा, डेबिट कर दो। अगर ट्रांजैक्शन लायबिलिटी से रिलेटेड है तो उसे क्या कर दो बेटा, क्रेडिट कर दो। और सीधी सी बात, जब हम आप लोगों से बात करेंगे इनकम है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। एक्सपेंसेस है, इसे क्या कर दो बेटा, डेबिट कर दो। ये जो अप्रोच है ना बेटा, इस अप्रोच को बेटा मॉडर्न अप्रोच भी कहा जाता है। इस चीज के बारे में जानना,
इसी अप्रोच को बेटा मॉडर्न अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, मॉडर्न अप्रोच के बारे में चर्चा हम आपके साथ करें। तो मॉडर्न अप्रोच बेसिकली क्या बोलती है? मॉडर्न अप्रोच जिसे बोलती है ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इनकम आर द क्रेडिटेड, असेट्स आर डेबिटेड, लायबिलिटी आर क्रेडिटेड, दैट्स इट। क्लियर? एक फोर्थ तरीका है कि क्या, फोर्थ तरीका बेसिकली क्या बोलता है यार, ये ट्रांसफर की एंट्री की बात करता है। सर ट्रांसफर की एंट्री का मतलब क्या? बट ऑब्वियसली बात, अब बट ऑब्वियसली आपके पास असेट्स है, डेबिट कर दी, लायबिलिटी आई क्रेडिट कर दी, इनकम आई क्रेडिट कर दी, एक्सपेंस आया डेबिट कर दिया। बट इनको ट्रांसफर भी तो कर सकते हो। तो ट्रांसफर कर सकते हो मतलब आपने असेट्स को बेचा, सेल किया तो ट्रांसफर हो रही है। अगर असेट्स आपके पास आ रही है तो आई तो हमने कर दिया, पर इन्हीं चीज का हमें ट्रांसफर करना है। तो बट ऑब्वियसली बात, जब भी हम ट्रांसफर करने की बात करेंगे तो भैया जब कुछ हम ट्रांसफर करेंगे इन दैट सिचुएशन उसकी आप क्या करोगे? रिवर्स इफेक्ट। ट्रांसफर की क्या करोगे बेटा? रिवर्स, इन्हीं चीज का क्या करोगे बेटा? रिवर्स इफेक्ट दे दोगे। जैसे असेट्स जब आई थी तब आपने क्या किया? डेबिट किया, तो असेट्स जारी, उसको क्या कर दो बेटा? क्रेडिट कर दो। बात करता हूँ, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। और कोई लायबिलिटी जब आई थी तो क्रेडिट कर दो, जब लायबिलिटी वापस जारी है तो उसको क्या कर दो बेटा? डेबिट कर दो। इनकम आई थी तब आप क्रेडिट किया, इनकम वापस जारी है तो क्या कर दो? आप डेबिट कर दो। एक्सपेंस आया था तब आपने डेबिट किया था, जब एक्सपेंस जा रहा है तो ट्रांसफर हो रहा है, इसे क्या कर दोगे बेटा? क्रेडिट कर दोगे। इसको एक, ये भी एक तरीका होता है आपको एंट्री पास करने का बेटा। इस तरीके को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफर एंट्री वाला तरीका आप बोल सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं मेरे दोस्त, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखो। तो एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्त, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखें। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होती हैं, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखें। क्लियर? लेट्स सी, ये भी एक अकाउंटिंग करने के तरीके हैं बेटा। इनमें से कोई भी तरीका अडॉप्ट कर लो बेटा, उस तरह अकाउंटिंग करो, आपकी अकाउंटिंग हमेशा क्या होगी बेटा? सही होगी। दैट्स इट। और वैसे भी बेटा हमें तो हर चीज़ पता होनी चाहिए, हमें एक रास्ते नहीं, हमें हर एक चीज़ के बहुत से रास्ते पता होने चाहिए बेटा। जितने रास्ते बताऊँ प्लीज़ आप कंफ्यूज मत हो, उनको अडॉप्ट करना, सुनना, समझना और नई चीज़ सीखने की कोशिश करना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा मेरे दोस्त। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखें। लेट्स सी, आगे बात ये होने के बाद अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए कि ये एंट्री पास करने के बारे में। अब हम ये सीखेंगे बेटा। अब एक दिमाग में आपका डाउट आता है, सर मैं क्या, ये असेट्स क्या होता है, ये इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है? सर पहले इनके बारे में भी हमें कुछ बता दो तो हमें थोड़ा सा आसान। क्यों? असेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, इस चीज़ के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा आपके साथ करेंगे। फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, और उन क्वेश्चन रिलेटेड हम आपको होमवर्क भी देंगे। लेट्स सी, क्लियर? देखिए बेटा फट से बेटा, और इससे जो भी होमवर्क है वो आपको करना है मेरे दोस्त। इस चीज़ की बात जाना, बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना किसी भी चीज़ को। होमवर्क ज़्यादा मिले कम मिले इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतने ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे मेरे दोस्त। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। लेट्स सी, क्लियर? अब ये पढ़ने के बाद अब मेरे को आपको ये समझाना है कि सर एक्सपेंसेस क्या होता है, असेट्स क्या होता है। चाहे असेट्स हो चाहे एक्सपेंसेस हो, इनके लिए हमें कुछ पेमेंट करना पड़ता है। तो बट ऑब्वियसली बात, आपने किसी को पेमेंट किया, तो अगर आप किसी चीज को पेमेंट करते हो तो पेमेंट की वजह से कुछ चीजें आपके सामने निकल कर आती है। जब आपने किसी को क्या किया बेटा, पेमेंट किया, तो आपके सामने कुछ चीजें निकल कर आती हैं। क्या होता है इस चीज के बारे में अपन को यहां पर समझना है। बट ऑब्वियसली बात, पेमेंट किया है तो बट ऑब्वियसली बात पैसा तो गया होगा, तो पैसा करने की वजह से समझना बेटा, पैसा गया है तो उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। अब पैसा गया है इसकी वजह से या तो कोई चीज असेट्स बनी होगी या वो चीज रेवेन्यू एक्सपेंसेस बना होगा, या सिर्फ एक्सपेंसिव लिख दो ना बेटा सिंपल सा तो भी चलेगा, या वो चीज प्रीपेड एक्सपेंसेस बना होगा, या वो चीज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना होगा बेटा। ध्यान समझना, एक एक चीज के बारे में आपको बहुत लॉजिकल अच्छे से क्लियर करना। या वो चीज आपके लिए लोन बनेगा, या वो चीज़ आपके लिए लॉस बनेगा, या वो चीज़ आपके लिए क्या बनेगी बेटा, लोन बनेगी। इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी है।
तो बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ बेटा, ये बात इतनी सी है कि असेट्स के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो असेट्स का मतलब क्या होता है, चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी है। तो लेट्स सी, जब मैं इस चीज़ के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। असेट्स, सबसे बड़ी बात, किसी चीज़ का आप पेमेंट करते हो उससे तो असेट्स बनती है, एक्सपेंसेस बनता है, ये सारा आउटकम्स निकल के आएंगे किसी व्यक्ति का पेमेंट करने की वजह से, है ना, ध्यान समझना। तो अगर आपने, बहुत सिंपल सी बात, किस या एक ही चीज़ को बहुत ध्यान समझना, मैं एकदम देसी भाषा में, एकदम टेक्निक, एकदम इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। अकाउंट्स इन इंग्लिश, नॉट इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम अकाउंट्स पढ़ेंगे बेटा, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, जिससे आपको फ्यूचर में जब आप पढ़ोगे तो बेटा वन मोर थिंग, जो मैं चीज़ लिखवा रहा हूँ इसके नोट्स आपको मेरे साथ लेक्चर देखते समय बनाने हैं। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। मैं वैसे बहुत आराम से आहिस्ते से पढ़ा रहा हूँ बेटा, कोई मेरी ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, बस आपको मेरी बातों को सुनना है, समझना है और लिखते हुए चलना है, मेरी बात समझना। नोट्स साथ में ज़रूर बनाते हुए चलें, बिकॉज ऑफ नोट्स साथ में बनाते चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा बेटा, फ़ायदा भी आपको होगा। वो बात अलग है कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करूँगा बेटा कि मैं आपको इन चैप्टर्स की ऑलरेडी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँ। जो क्लास के नोट्स में बना रहा हूँ ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, बट अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा भी आपको खुद को नोट्स बनाने हैं, इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा मेरे दोस्त। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखें। लेट्स सी, अब मैं बात कर रहा हूँ किसके रिगार्डिंग बेटा, असेट्स। अगर आपने किसी को पेमेंट किया तो इसकी वजह से असेट्स क्रिएट होगी। असेट्स क्रिएट होगी मतलब कैसे, यानी समझना, अगर आपने किसी को पेमेंट किया, ठीक है, पेमेंट किया, पेमेंट करने की वजह से कोई, ध्यान समझना, कोई प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, मतलब कोई आइटम क्रिएट होता है, और इस प्रॉपर्टी जो क्रिएट होती है इसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड आपको मिलता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपकी कोई भी, आपने सीधी सी बात मैं आपको बोला, अगर आपने कोई भी पेमेंट किया, पहला पॉइंट, अगर आपने कोई भी किसी को पेमेंट किया और पेमेंट करने की वजह से अगर दूसरा पॉइंट आपके प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, और प्रॉपर्टी क्रिएट होने से इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट जो आपको मिलता है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल, अकाउंटिंग पीरियड बोल रहा हूं, एक साल से या एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। जो प्रॉपर्टी क्रिएट हुई ना, इस प्रॉपर्टी को बेसिकली हम क्या नाम दे देंगे बेटा, असेट्स नाम दे देंगे, और इस असेट्स को ही बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम से भी जाना जाता है। चीज के बारे में देखना, बट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट्स या फिक्स असेट्स का फॉर्म तब ले लेती है जब उसकी वजह से कोई फिजिकल फॉर्म आता है। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो एक मुद्दा दिमाग में, तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं भैया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा खर्चा जिसके बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग में मिलते हैं, उस खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस, और इसको हम बोल देते हैं असेट्स भी हम बोल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से कोई प्रॉपर्टी भी क्रिएट होनी चाहिए और मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम फिक्स असेट्स का नाम दे दिया जाता है। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को आम लैंग्वेज में सिर्फ एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। और जब एक्सपेंसेस के बारे में बात करता हूं तो ध्यान समझना, सिर्फ क्वेश्चन में कभी एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, उसके आगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस है या कैपिटल एक्सपेंसेस, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो उस एक्सपेंसेस को ऑलवेज रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाएगा। पर होता क्या है सर, पहले आप तो ये क्लियर करो, रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब, या एक्सपेंस का मतलब ऐसे खर्चे हैं अगर आपने किसी को पेमेंट किया, उसकी वजह से कोई प्रॉपर्टी क्रिएट हो भी रही है नहीं भी हो रही, डजंट मैटर, बट उस एक्सपेंसेस का बेनिफिट वन अकाउंटिंग पीरियड में ही मिलता है। जिस अकाउंटिंग पीरियड में आपने एक्सपेंसेस किया, उस एक्सपेंसेस का बेनिफिट उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, चाहे उसकी वजह से प्रॉपर्टी क्रिएट हुई तो प्रॉपर्टी क्रिएट हुई पर खत्म भी तो उसी अकाउंटिंग पीरियड में हो गए। तो बट ऑब्वियस सी बात, अगर कोई प्रॉपर्टी क्रिएट हुई तो उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट वन अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है। ये प्रॉपर्टी क्रिएट हुई भी, प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं भी हुई या नहीं हुई, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई एक्सपेंसेस आपने किया और उसका बेनिफिट सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड में ही मिलता है, तो उस एक्सपेंसेस को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात, उससे हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे, उससे हम एक्सपेंसेस बोल लेंगे। तो क्या बोलेंगे, बहुत सिंपल सी बात दोस्तों, अगर आपने किसी को क्या किया, पेमेंट किया, अब ध्यान समझना, पेमेंट किया है तो बट ऑब्वियस सी बात, हो सकता है कि प्रॉपर्टी क्रिएट भी हुई हो और नॉट टू बी क्रिएट, बट बेनिफिट जो है
अप टू 1 अकाउंटिंग पीरियड है, तो उस पेमेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस बोलेंगे मेरे दोस्त। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ध्यान समझना बेटा, अगर आपने किसी को पेमेंट किया, बहुत अच्छी बात है, ध्यान समझना बेटा, उससे कोई प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं होती है। ध्यान समझना, अगर आपने कोई भी पेमेंट किया, प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है। ध्यान समझना, कोई भी क्या हो रही है बेटा, प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है। प्रॉपर्टी नॉट टू बी क्रिएट, प्रॉपर्टी नॉट टू बी क्रिएट, कोई प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं हो रही, बट उसका बेनिफिट, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा। मतलब कोई आपने एक्सपेंसेस किया, और जो एक्सपेंस आपने किया ना, इसका बेनिफिट आपको, वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का है, वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का है, बट उसका बेनिफिट इस साल नहीं मिल पा रहा है, उसका बेनिफिट अगले साल मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है? तो इन दैट सिचुएशन, अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस किया है, ध्यान समझना, जिसका बेनिफिट इस साल ना मिलते हुए नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलेंगे। प्रीपेड मतलब प्रीपेड, ऐसा एक्सपेंस जिसके लिए पेमेंट हमने पहले ही कर दिया, तो ऐसे एक्सपेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाएगा। मेरे दोस्त, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। जस्ट बेटा यार, तो बहुत सिंपल सी बात, अगर कोई एक्सपेंसेस है, तो बहुत सिंपल सी बात बोलने जा रहा हूँ, अगर कोई एक्सपेंसेस है जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर मिल रहा है, बट ऑब्वियसली प्रॉपर्टी क्रिएट हुई, बन जाएगी एसेट्स। एक्सपेंसेस किया, बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा, बन जाएगा आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट एक्सपेंसेस आपने किया, बट इस एक्सपेंसेस से जो बेनिफिट आपको मिलेंगे इस साल नहीं मिलेंगे, अगले साल मिलेंगे, बस ये तय है। मतलब वो एक्सपेंसेस क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस बन जाएगा। इस चीज़ के बारे में जानना। अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ इसके बारे में, किसके बारे में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। अगर आपने किसी को पेमेंट किया बट नॉट क्रिएट प्रॉपर्टी, प्लस बेनिफिट of expenses available more than 1 अकाउंटिंग पीरियड। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किए, ठीक है बेटा, अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं और इस एक्सपेंसेस की वजह से अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, और बेनिफिट ऐसा है जो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर है, बट उससे प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं होती है। से एग्जांपल बताओ, द बेस्ट एग्जांपल एडवर्टीजमेंट्स एक्सपेंडिचर। से एग्जांपल, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के एडवर्टीजमेंट्स करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए अमिताभ बच्चन साहब को बुलाया और उनको 5 करोड़ रुपए दिए कि भैया आप हमारे लिए ऐड करो, तो उन्होंने आपके लिए ऐड बनाया, उसके लिए आपने 5 करोड़ रुपए दिए, बट उनकी एड की वजह से आपको पता है बेनिफिट 5 साल तक मिलेंगे, तो बट इसकी वजह से प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं हुई। क्या अमिताभ बच्चन से 5 साल तक आपकी कंपनी बेनिफिट बैठे रहेंगे क्या? नहीं ना बेटा। बट ऑब्वियस सी बात, मतलब ये हुआ कोई भी असेट्स आपने क्रिएट कर दी, क्रिएट क्या नहीं हुई, मतलब एक्सपेंस हुआ, हाँ, पर बेनिफिट कितने साल मिलेंगे, मोर देन 1 अकाउंटिंग बेनिफिट मिलते हैं। दैट्स कॉल्ड एज क्या बनेगा बेटा, आपके पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस बनेगा। इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना। अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। अगर कोई एक्सपेंसेस आपने किया, पेमेंट किया, उससे नो बेनिफिट रिसीव, बहुत ध्यान, अगर आपने कोई खर्चा किया, अगर आप किसी चीज का आपने पेमेंट किया, बट उस पेमेंट से कोई बेनिफिट मिलने वाला ही नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, मतलब आपने किसी को पेमेंट किया और उस पेमेंट के बदले में आपको अब कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो ये जो पेमेंट किया है इस पेमेंट को बोल देंगे बेटा क्या बेटा, लॉस। इस चीज के बारे में ध्यान रखना बेटा।
लोन बन जाएगा। आपने किसी को पेमेंट किया, नो प्रॉपर्टी क्रेडिट, कोई प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं होती है, पहला पॉइंट। बट वो पैसा आपको वापस मिलेगा, रीपे, रिसीव आफ्टर सम टाइम। तो बहुत सिंपल सी बात बोलना चाहता हूं कि आपने किसी को पैसा पे किया है और जिस व्यक्ति को पैसा पे किया है, ये व्यक्ति फ्यूचर में कभी यही पैसा, जितना पैसा आपने उसको दिया है, ये पैसा उसको वापस देगा। तो ये जो पैसा आपने किसी को दिया है, इससे प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बट पूरा पैसा आपको वापस से मिल जाएगा। तो ऐसे पैसे को हम क्या बोलेंगे बेटा? लोन। दिया या लिया? दिया है, दैट्स जिसने पैसा लिया होगा उसके लिए लोन रिसीव बन जाएगा। इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। दिस इज द पार्ट जिसके बारे में मैंने चर्चा आपके साथ की। मेरे दोस्त, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। लेट्स सी, ये डिस्कशन हमने आपके साथ किया। ऐसा आपको आइडेंटिफाई करना है कि एसेट्स है, एक्सपेंडिचर है, लॉस है, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इससे भी आपको एंट्री पास करने में बहुत ज़्यादा आपको क्या मिलेगी बेटा? हेल्प मिलेगी। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना बेटा। क्लियर? दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज़ के बारे में चर्चा आपके साथ की बेटा। इसी के साथ साथ बेटा एक कुछ होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। जो पेमेंट है तो ऐसा रिसिप्ट भी होता है बेटा। रिसिप्ट अगर हुआ तो रिसिप्ट 2 टाइप्स की है। कैपिटल रिसिप्ट्स और बेटा कौन सा बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? अदर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स, अदर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स को छोड़कर जितनी भी रिसिप्ट्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना बेटा। क्लियर? लेट्स सी, ये एक प्रकार से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी करने से जो पैसा आपको रिसीव होता है उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं बेटा? इनकम बोलते हैं। चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में चर्चा मैंने आपके साथ किया है, तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा किया। तो लेट्स सी, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था बेटा आप लोगों के लिए कि यार रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में बात की। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को छोड़कर जितना भी पैसा आपको मिलता है उससे बेसिकली क्या बोलेंगे बेटा? आपके पास कैपिटल रिसिप्ट्स कहा जाएगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बता देता हूँ। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है बेटा आप लोगों के लिए। बिजनेस की ऑर्डिनरी कॉस्ट, जैसे गुड्स को सेल करना, इससे पैसा आपके पास है, दिस इज कॉल्ड, क्या बनेगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। मतलब सीधी बिजनेस में किसी चीज़ की वजह से इनकम होती है, उस इनकम को ही बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहा जाता है। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज़ के बारे में चर्चा हमने आपके साथ की। इन 3 कंसेप्ट के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा आप लोगों के लिए, और फिर आपके लिए हम कुछ होमवर्क भी आपको देंगे बेटा, तो वो भी हमें डिस्कशन आपके साथ करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को बड़ा इत्मीनान से पहले आप पढ़ें, फिर हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं फटाफट से। उम्मीद एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, और क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, ध्यान दे बेटा। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है आप लोगों को मेरे थ्रू, ध्यान समझना। मेंशन दी अकाउंट्स इफेक्ट इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मतलब ध्यान समझना, ये जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, इन ट्रांजैक्शन में सब आइडेंटिफाई करो कि ये जो, ध्यान समझना, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं
ये ट्रांजेक्शन केस सेल किया, तो इस केस सेल में कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, मतलब कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा पर्सनल इफेक्ट है, सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना है। अब ध्यान समझना, ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्सपेंसेस है, कौन सा इनकम है, यही आपको आइडेंटिफाई करना है। आई एम सॉरी, आपको ये आइडेंटिफाई करना है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसमें कौन सा ट्रांजैक्शन रियल अकाउंट का है, नॉमिनल का है, पर्सनल का, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। लेट्स सी, हम आगे चर्चा आपके साथ इस चीज़ के बारे में करते हैं। पहले ट्रांजैक्शन के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो उस केस में क्या होगा, इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पर समझना, एक एक ट्रांजैक्शन को बड़े ध्यान से आपको समझना है ना। और उसको किस तरीके से हम करेंगे, एक तरीका बताऊंगा, तरीका भी आपको ध्यान से समझता है। और इसी के साथ साथ इस अकाउंट में हम ये भी सीख लेंगे किसको हम डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, ये भी हम सीखेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा फायदा मिलेगा। हर क्वेश्चन ने पूछा नहीं था कि किसको डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना, इस क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछा गया आपसे कि कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है इन ट्रांजेक्शन की वजह से। लेट्स एग्जाम्पल, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 3, ये पहला क्वेश्चन है जिनको मैं लिख के सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी तक तो हम हवा में बात कर लेते थे कि पीटी ऐसा कुछ करके हमने बात कर लिया था, टिक टिक करके। पॉइंट नंबर 1 के बारे में आपको ध्यान, कैश सेल। अब बट ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से जब भी ट्रांजेक्शन होगा एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से आप लोग समझना, बहुत लॉजिकल एक एक चीज़ को समझना बेटा। पॉइंट नंबर 1 के बारे में अपन बात करें। अब बेटा ध्यान समझना, प्लीज मेरी प्रोसेस समझना, इस प्रोसेस को आपको भी फॉलो करना, और ये प्रोसेस आपने एक बार फॉलो कर लेना बेटा, इससे लिंक बैठ गया ना, आपको अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। यहाँ से आपका अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का मेन पोर्शन शुरू होने जा रहा है, तो कमर कस के बैठ जाओ और दिल लगा के पढ़ना शुरू कर दो। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे बात करनी। लेट एग्जाम्पल, आज केस सेल हुआ, ये ई के लिख दिया, ध्यान समझना, आज केस सेल हुआ है, तो बट ऑब्वियस सी बात किसी बिजनेसमैन ने, किसी एंटिटी ने क्या किया होगा, सेल किया होगा। सबसे पहले लिखो एंटिटी। अब प्लीज ध्यान समझना, अब एंटिटी ने सेल किया, तो सेल किया तो कोई चीज बाहर गई होगी, सेल किया तो बट ऑब्वियस सी बात एंटिटी ने किसी को सेल किया, तो बट ऑब्वियस सी बात किसी पर्सन को ही क्या किया होगा बेटा, सेल किया होगा। प्लीज ध्यान समझना, मैं इसमें कितने सारे अकाउंट खुलेंगे और कौन से अकाउंट को ही हम यूज करना है अकाउंटिंग एंट्री करने में, ये भी हम डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान देना, टाइम लगेगा बट ध्यान समझना, बहुत फोकसली हम एक एक चीज़ को ध्यान समझेंगे और पूरा पेशेंसली आपको सुनना है विद लॉजिक। भले आपको आता हो, कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, एक एक चीज़ को बहुत लॉजिकल आपको मेरी बात सुननी होगी मेरे दोस्त। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। तो लेट्स सी, जब मैं आप लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ कि कैश सेल किया, तो कैश सेल किसने किया होगा, अपने आप पे कैश, ऐसा नहीं हवा में उड़ चलेगी, बट ऑब्वियसली बात कैश सेल हुआ, किसी ने माल बेचा होगा, किसने बेचा, दुकान ने। दुकान मतलब उस दुकान की हम अकाउंटिंग करेंगे, उस बिजनेस की हम अकाउंटिंग करेंगे, तो जिस बिजनेस की हम अकाउंटिंग करेंगे दिस इज कॉल्ड इज एंटिटी, दिस कॉल्ड इज क्या बेटा, एंटिटी। और एक नियम ध्यान रख लेना बेटा, एंटिटी की बुक्स में एंटिटी का कभी भी नाम नहीं आता है, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पहला थंब रूल कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो जिस एंटिटी की हम अकाउंटिंग करें उस एंटिटी में उसको खुद का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, नाम उसका लिखा जाता है जिसको हमें याद करना होता है। हमें कभी भी अपने आप को याद करने की जरूरत नहीं है, हम कभी भी अपना नाम याद नहीं रखते हैं। सम केस विद हियर, हमेशा हम दूसरे वाले व्यक्ति का नाम याद रखते हैं, और दूसरे वाले व्यक्ति का भी नाम तब याद रखना है जब उससे मुझे कुछ लेना है या उससे कुछ देना होगा, तो ही उसका नाम याद रखेंगे। अगर उससे पैसा मिल चुका है और उसको पैसा हम दे चुके हैं तो उसको भी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी बात बोलता हूं आप लोगों को इसके लिए बेटा। से एग्जांपल, आप किसी पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल पंप तो दूर की बात, आप मैं बोलता हूं कि आसपास किसी आप जहां रहते हैं उसके आसपास कोई डिपार्टमेंटल शॉप होगी या कोई पानी पूरी की दुकान होगी। सो पानी पूरी बोला, मुंह में पानी आया। लेट्स सी, कोई भी दुकान होगी, कोई शॉपकीपर है, कहीं पे बर्गर मिलता है, पाव भाजी मिलती है, शॉप पे गए और वहां आपकी जान पहचान है। तो लेट एग्जांपल मुझे बताओ, उसकी दुकान पे आज 5 कस्टमर आ रहे हुए हैं, 5 कस्टमर एक साथ खड़े हुए, उन 5 कस्टमर्स में एक कस्टमर आप भी है और 4 कस्टमर ने पैसा पे कर दिया, तो 5 कस्टमर जो आप थे, आपने उसको बोला पैसा मैं कल दूंगा। मुझे बताओ दुकानदार किसको याद रखेगा, आपको? जिन लोगों ने 4 व्यक्तियों ने पैसा दे दिया उसको। मुझे बताओ दुकानदार को आपसे मतलब याद है कि जिन 4 व्यक्तियों से पैसा मिल चुका है उनका नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बट आपने भी भाजा पाव भाजी खाई, पाव भाजी आपने खाई, पर उसको आपसे पैसा लेना है तो वो
आपका नाम बुक्स में लिखेगा कि नहीं, इस मिस्टर फला फला व्यक्ति से मुझे को पाव भाजी का 50 रुपये या 100 रुपये चार्ज करना है, जब अगली बार आएगा तो उसे लूंगा। तो बताओ रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग में, बट ऑब्वियसली बात उसने पाव भाजी सबको खिलाई, बहुत से व्यक्ति होंगे जिसको खिलाई, बट नाम किसका उसने याद रखा बट लिखने में, जिससे उसको पैसा लेना है। तो बट ऑब्वियसली बात, जिससे पैसा आपको लेना होता है, जिससे पैसा आपको देना हो, जिस व्यक्ति को पैसा देना है या जिस व्यक्ति को पैसा लेना है, उसी का हम नाम रिकॉर्ड करेंगे। भले ध्यान समझना, जिस व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, प्लीज पहला रूल, आपकी बुक्स में आपका खुद का नाम कभी भी नहीं आएगा। पहले दूसरा थंब रूल, अगर जिस व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन के दौरान अगर उससे कुछ पैसा लेना बाकी होगा या उसको पैसा देना बाकी होगा तो उस ट्रांजैक्शन में उस पर्सन का नाम आएगा। भले ट्रांजैक्शन पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन हमने किया होगा बट उससे पैसा मिल चुका है, अगर उससे पैसा मिल चुका है या उसको पैसा दे चुके हैं तो उसको हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड करेंगे तो हमें याद रहेगा, मतलब लेना देना दिखा देगा। दैट्स व्हाई जब भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो पहले देखो, बट ऑब्वियसली बट ट्रांजैक्शन करेंगे तो दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो दो पर्सन तो होंगे, एक तो मैं और एक सामने वाला। तो मुझे तो अपने बुक्स में अपना नाम याद रखने की आवश्यकता कभी भी नहीं है। दूसरा, सामने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना है, वो कब, अगर मेरे को इससे कुछ लेना बाकी होगा या इसको जो ट्रांजैक्शन हो रहा था इस ट्रांजैक्शन के समय कुछ लेना या कुछ देना बाकी होगा, तो इन दैट सिचुएशन हमें उसका नाम रिकॉर्ड करना होगा। जब उसके साथ ट्रांजैक्शन हमने किया बट उससे पैसा मिल गया या उसको पैसा हमने दे दिया, हमारे बीच में फ्यूचर में कोई पैसे का लेन देन बाकी नहीं रहा है, भले उस पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, उस पर्सन का नाम हमें हमारी बुक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, भले पर्सनल का ट्रांजैक्शन हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज के बारे में ध्यान समझना और बेहतर समझ में आएगा। 2 मिनट वेट करो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर जब हम 3 सॉल्व करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में अच्छे से आने वाला है, यकीन मानो मेरे दोस्त। लेट्स सी आगे बात करते हैं। अब बट ऑब्वियसली बात है केस सेल किया, तो बट ऑब्वियसली बात केस सेल जब किया होगा तो बट ऑब्वियसली बात जब आपने केस सेल किया होगा, जस्ट अ मिनट, आपने केस सेल किया होगा तो बट ऑब्वियसली बात केस सेल किया तो एंटिटी ने माल बेचा होगा, किसी पर्सन को बेचा होगा। ध्यान समझना बेटा, ये आज एक व्यक्ति है जिसके बारे में आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं। आज एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को माल बेचा, तो बट ऑब्वियसली बात इस व्यक्ति को माल बेचा तो ये कोइन तो पर्सन होगा जिसको माल हमने बेचा। तो इसने हमें, ध्यान समझना, इसने हमें कैश दिया और इसको हमने माल बेचा। पहला पॉइंट बहुत ध्यान समझना बेटा। तो बट ऑब्वियसली बस सेल किया, तो बस सेल हमारी क्या है बेटा, सेल हमारी इनकम है। कैश हमारा क्या है बेटा, कैश हमारा एक रियल नेचर का अकाउंट है। एंटिटी कौन है बेटा, आपके लिए पर्सनल नेचर का अकाउंट है, और ये जो पर्सन होगा ये भी आपका पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ समझता बेटा, तो इसमें देखा है तो 3 अकाउंट खुल के सामने आ गया बेटा। पहले बात करता हूँ, पर्सनल अकाउंट भी आ गया, ये आपका देखा जाए सेल आपकी इनकम है, मतलब ये आपके लिए नॉमिनल नेचर का अकाउंट निकल के आपके सामने आया, और ये आपके पीपी लिखा। अब मैं अगली बार शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, शॉर्ट में लिखेंगे बेटा, यहीं लिख देता बेटा, ये आपकी इनकम है, मतलब ये एन लिख दिया। ये आपका कौन सा अकाउंट है बेटा, आपके लिए रियल नेचर का, आपके लिए क्या है बेटा, आपके लिए अकाउंट है। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, दैट्स द पॉइंट, हमने ट्रांजैक्शन पता कर लिया। बट अगर इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करने की बात करेंगे तो हम इसका नाम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि एंटिटी है, एंटिटी बुक्स में कभी भी एंटिटी का नाम नहीं आएगा। अब देखा जाए तो इस पर्सन का नाम भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि एंटिटी बुक्स में, क्यों कि इससे पैसा मेरे को मिल चुका है, दैट्स इट। इसलिए सुनिए, अब अगर मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो अगर मैं सेल को रिकॉर्ड करूंगा तो सेल को मैं डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा। नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, सेल आपकी इनकम है, इनकम को हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट। कैश रियल अकाउंट है, कैश आ रहा है, कम्स इन को क्या करेंगे बेटा, डेबिट। जैसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ के बारे में चर्चा मैंने आपके साथ क्या चीज़ के बारे में जाना। पॉइंट नंबर 2 के बारे में आप लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ मेरे दोस्त, इस चीज़ के बारे में रखना। जब मैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूँ तो पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है कि पुलकित से हमने माल, ध्यान समझना, पुलकित को
के बारे में। अब सेल टू पुलकित ऑन क्रेडिट, हमने पुलकित को माल बेचा। लेट एग्जाम्पल, हम यहाँ बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। हम एंटिटी हैं, हमने माल पुलकित को यहाँ अगेन हमने क्या किया बेटा, सेल किया, बस सेल किया है, दैट्स इट। पैसा हमारे पास नहीं आया, क्रेडिट पे बेचा, उधार पे बेचा। अब ध्यान समझना बेटा, अब यहाँ पे ये पुलकित कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल नेचर का अकाउंट है आपके लिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सेल आपकी इनकम है, मतलब नॉमिनल नेचर का अकाउंट है बेटा। एंटिटी आपका पर्सनल नेचर का अकाउंट है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट एंटिटी बुक्स में एंटिटी का नहीं आएगा, इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ, सेल है, सेल को हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे, बिकॉज ऑफ इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, या फिर नॉमिनल नेचर के हिसाब से, गोल्डन रूल के हिसाब से ऑल द इनकम आर द क्रेडिटेड। बट अब यहाँ पे हमें पुलकित से पैसा सेल किया, उधार में बचा, मतलब इससे पैसा फ्यूचर में हमें लेना बाकी है, इसको याद रखना पड़ेगा, मतलब इसको भी हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जब पिछले केस में अगर यहाँ पे केस सेल टू पुलकित लिखा होता, लेट एग्जांपल यहाँ पे केस सेल टू पुलकित लिखा होता इसी पॉइंट में बेटा, तो भी हम यहाँ पर पुलकित का नाम, मान लो पुलकित का नाम यहाँ पर हम नहीं लिखते, क्योंकि पुलकित को हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे पैसा मिल चुका। बट सेकंड ट्रांजैक्शन जो सेल हुआ, ये क्रेडिट सेल हुआ, क्या हुआ, क्रेडिट सेल हुआ, और इससे मुझे पैसा लेना बाकी है, फ्यूचर में इसको याद रखना पड़ेगा। तो फ्यूचर में याद रखने के लिए हमें आज लिखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पुलकित का नाम लिखेंगे। तो मतलब इस सिचुएशन में हम यहाँ पर पुलकित को क्या करेंगे बेटा, पुलकित को अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेबिट करेंगे, और यहाँ पर सेल को हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। सर पुलकित को आपने डेबिट क्यों किया, पुलकित इज ए पर्सनल अकाउंट एंड डेबिट द रिसीवर, ये कौन है बेटा, रिसीवर। पिछले केस में भी पुलकित रिसीवर था, बट उसको हम डेबिट ना करते हुए हमने इस कुछ ट्रांजैक्शन के अंदर कैश को क्या किया बेटा, हमने डेबिट किया है। यहाँ लिखा नहीं था, हम इसको यहीं लिख दे बेटा। इस सिचुएशन में कैश को हमने क्या किया बेटा, डेबिट किया, और सेल को हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर क्रेडिट किया। चीज़ के बारे में अपन ने यहाँ पे चर्चा आपके साथ की है। पॉइंट नंबर 3 के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी है। तो लेट्स सी, जब पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करता हूँ, परचेज फ्रॉम वर्मा सन्स। अपनी ध्यान समझता हूँ, परचेज फ्रॉम वर्मा सन्स के बारे में बात करते हैं। तो ये एंटिटी हमने किससे माल परचेज किया, वर्मा एंड सन से माल परचेज किया। प्लीज ध्यान समझना, वर्मा सन से हमने आज माल परचेज किया है, तो बट ऑब्वियस सी बात, वर्मा सन से माल आया होगा, बट परचेज किया, ध्यान समझना, परचेज आपके लिए एक प्रकार से एक्सपेंसेस है, मतलब ये एक प्रकार से आपके लिए नॉमिनल नेचर का ट्रांजैक्शन है। अब वर्मा सन से जो आपने माल परचेज किया, अब ये माल परचेज किया है, अब जो परचेज किया है ये परचेज कैश में किया है, ध्यान समझना, ये परचेज आपने कैश में किया है या क्रेडिट में किया है, इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। क्या माने, कैश या क्रेडिट। सर जब कभी कोई ट्रांजैक्शन होता है, सेल होती है, परचेज होती है, और नाम लिखा होता है, कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, तो हम ऑलवेज उसको क्रेडिट मानते हैं। यस मानते हैं, पर क्यों मानते हैं इसका लॉजिक आपको नहीं पता है। सुनो लॉजिक में बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। अगर कोई भी हम परचेज हो रही है, कोई भी सेल हो रही है, और वहाँ पे ट्रांजैक्शन किसी पार्टी का ट्रांजैक्शन जिस पार्टी के साथ हमने किया है उसका नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है, नाम लिखा गया है, और वो क्रेडिट है या कैश, इसके बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो उसे ऑलवेज क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही माना जाएगा। क्यों, देखो नाम लिखा है, इसका मतलब हिंट है, उस व्यक्ति का नाम लिखा है, मतलब हमें याद रखना होगा। याद रखना किसे होता है, जिससे हमें लेना होता है, जिससे हमें देना होता है, उसको ही याद। अब वर्मा सन से हमने माल परचेज किया, तो फ्यूचर में उसको पैसा पे करना पड़ेगा ना, हाँ देना पड़ेगा, तो मतलब हमारी उसको याद रखना पड़ेगा। दैट्स द पॉइंट, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स सी, कुछ गिवन ना हो तो इसे ऑलवेज क्रेडिट मानेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। अब वर्मा सन्स यहाँ पे कौन है बेटा, पर्सनल चेक अकाउंट है बेटा। एंटिटी भी क्या है बेटा, पर्सनल चेक अकाउंट है, बट एंटिटी यहाँ पे रिसीवर है, इसके बावजूद भी एंटिटी बुक्स में एंटिटी का नाम नहीं लिखेंगे, बट पर्सन यहाँ पे कौन है बेटा, गिवर है। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, तो परचेज को हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे, बिकॉज ऑफ नॉमिनल नेचर का ट्रांजैक्शन है बेटा, और इसको हम एक्सपेंसेस को हमेशा हम क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। पर जब मैं वही बात करता हूँ रिगार्डिंग किसके लिए बेटा, वर्मा सन्स के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, तो उस केस में क्या होता है, उस वर्मा सन्स होगा, तो उस केस में ये कौन है बेटा, पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन है, और ये व्यक्ति कौन है बेटा, गिवर है। वो गिवर को हमेशा हम क्या करते हैं बेटा,
क्रेडिट करते हैं। रिसीवर कौन है? हम रिसीवर है, पर हमें डेबिट करना चाहिए, पर हमें अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिखते हैं। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। दिस अ पॉइंट जिसके बारे में चर्चा हमने आपके साथ किया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ पॉइंट नंबर 4 के बारे में, आप लोगों से बात करता हूँ। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है दोस्तों, इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे समझना। पेड रेंट टू राम, राम को हमने क्या किया? रेंट का पेमेंट किया। ध्यान समझना, एंटिटी है, इसने रेंट का पेमेंट किया तो कैश दिया, तो अल्टीमेट रेंट आया क्या? रेंट मतलब एक पैसे फैसिलिटी रिसीव हुई बेटा, ध्यान समझना बेटा। तो रेंट आपके पास है, किसको पे किया? राम को आपने रेंट का पेमेंट किया। अब ध्यान समझना बेटा, क्या राम को पैसा दे दिया है, देना बाकी? दे दिया है। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, क्या आउटस्टैंडिंग रेंट का पेमेंट किया? क्या नहीं, सिर्फ रेंट का पेमेंट किया, मतलब जिस मंथ का रेंट था उस महीने का रेंट का पेमेंट कर दिया। तो राम का पैसा, रेंट का पैसा देना बाकी है क्या, या पुरान को देना बाकी है क्या? नहीं। तो राम का हमें पर्सनल एनर्जी का ट्रांजैक्शन है, उसके बावजूद भी इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। एंटिटी पर्सनल जगह रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। कैश आपका कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल अकाउंट है। रेंट आपके लिए क्या बेटा? एक्सपेंसेस है, मतलब नॉमिनल नजर का आपका अकाउंट है। हैंस जब मैं रिकॉर्डिंग करने की बात यहाँ पे करूँगा, इन दैट सिचुएशन जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, कैश को हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे, और रेंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे। क्यों? रेंट इज द एक्सपेंसेस, जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। रेंट इज ए क्या बेटा? एक्सपेंसेस, एंड कैश क्या है बेटा आपके लिए बेटा? पैसा रियल अकाउंट है। डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो कैश जा रहा है, दैट्स वाई हम यहाँ पे कैश को हम क्या कर रहे हैं बेटा? क्रेडिट करेंगे। एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना, आपको नो डाउट आपको अच्छे से आता होगा, उसके बावजूद सुनो, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। जो तरीका बताओ इस तरीके से अडोप्ट कर लोगे तो आगे कभी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। पूरा अकाउंट्स इसी भी टिका है बेटा, क्योंकि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा आपको यही आइडेंटिफाई करना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, आपको ये आता है तो आपको अकाउंट्स आता है, फिर तो क्या टेंशन मेरे दोस्त, आराम से चुटकियों में आप अकाउंट्स का क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, मैं फिर बोल रहा हूँ, बेसिक का एक एक कंसेप्ट अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया मेरे दोस्त बेटा, तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आने वाले चैप्टर्स में। आने चैप्टर आपके इतने आसान बन जाएंगे, तो क्या अकाउंट्स है सर यार, कितना सिंपल सब्जेक्ट अकाउंट्स, फालतू हम डरते आ रहे थे। इसीलिए बोला था बेटा मैं आप लोगों को, मुझसे अकाउंट्स पढ़ने के बाद जब पूरा चैप्टर फर्स्ट बेसिक पूरा मुझसे पढ़ लो, उसके बाद ये कोशिश करना 11th-12th के बच्चों को जाके होम ट्यूशन पढ़ाने की कोशिश कर लो, या अपने घर पर बुला के आस के बच्चों को बुलाओ, उनको पढ़ाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओ, क्योंकि इससे आपके कंसेप्ट अच्छे और बिल्डअप होंगे बेटा, और उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और आगे जब वो CA में कुछ कर रहे होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अकाउंट से बहुत डर लगता है बच्चे को बेटा। तो जरिए बहुत से बच्चे तो क्या करते हैं, सिर्फ BCom BBA करके साइड में हो जाते हैं, MBA करके, क्योंकि उनको अकाउंट से बहुत डर, कॉमर्स लेने के बाद डर लगता है। पर अकाउंट्स का डर आपको फोबिया जो है अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपके लिए दुनिया में कुछ भी करना आपको आसान, सब आसान बन जाएगा। इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है? यूज गुड्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ध्यान से समझना, क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा? क्वेश्चन ये बोलता है यूज गुड्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस के बारे में अपन बात करें। लेट्स सी क्या होता है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। यूज गुड्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस, पॉइंट नंबर यूज गुड्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस के बारे में आप लोगों से चर्चा हम आपके साथ। लेट एग्जांपल, ये एंटिटी है, एंटिटी से गुड्स जा रहा है, यहाँ से गुड्स यहाँ से जा रहा है, तो गुड्स जा रहा है मतलब रियल जगह अकाउंट है, डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, क्रेडिट। अब ध्यान समझना बेटा, मुद्दा इस बात का उठता है, सर किस बात का मुद्दा उठता है आप क्लियर करो बेटा। मुद्दा इस बात का उठता है जो गुड्स जा रहा है, तो गुड्स हमने जा रहा है तो सेल किया है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ? पर्सनल यूज के लिए जा रहा है, मतलब बिजनेस का जो ओनर है वो गुड्स को लेकर जा रहा है पर्सनल पर्पस के लिए। तो बट ऑब्वियस सी बात है, तो ये बिजनेस का ओनर लेके देखा है, तो ये कौन सा अकाउंट बन गया? पर्सनल नेचर का अकाउंट आपके लिए बन गया। गुड्स आपका कौन सा अकाउंट बन गया? रियल अकाउंट क्रेडिट बन गया। एंटिटी पर्सन है बेटा, ये कौन है बेटा? गिवर है। ये कौन है बेटा आपके लिए? गिवर है। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, एंटिटी गिवर है, उसके बावजूद भी एंटिटी गिवर है, क्या बोला मैंने? एंटिटी कौन है बेटा? गिवर है, उसके बावजूद भी इसको रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस जब ट्रांजेक्शन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर बेटा गुड्स को क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे, और जो ऑनर है उस ऑनर को हम क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे। वाई? बिकॉज ऑनर इज द रिसीवर।
तो यहाँ पे ओनर का नाम ना लिखते हुए हम इसको टेक्निकल टर्म में बताया था कि अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ करता है या कुछ गुड्स विड्रॉ करता है, उसको टेक्निकल टर्म में कहा जाता है ड्रॉइंग्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम ड्राइंग्स को क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। गुड्स है तो गुड्स आपका है तो आप गुड्स को क्या करोगे बेटा, आप क्रेडिट करोगे। तो गुड्स क्रेडिट कर दो बेटा, या फिर आप परचेज को क्या कर दो बेटा, क्रेडिट कर दो। क्यों परचेज क्रेडिट कर दो बेटा, जब माल आया होगा तो परचेज का आपने डेबिट किया। अब ये माल आपने सेल तो नहीं किया, ये माल आपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, तो परचेज को कैंसिल कर दो उतने से जितना आप पर्सनल यूज़ के लिए लेकर जा रहे हो। तो परचेज को कैंसिल कर दो कितने अमाउंट से, जितने से आपने ड्राइंग्स की उतने अमाउंट से यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, बोट पोस्टेज स्टाम्प। ध्यान समझना, बोट पोस्टेज स्टाम्प। पोस्टेज स्टाम्प मतलब क्या होता है, जो टिकट्स होता है पोस्ट ऑफिस में, उस टिकट को हमने परचेज किया। अब ध्यान समझना, हम एंटिटी है तो बट ऑब्वियस सी बात ये पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस से जाके आपने क्या किया बेटा, स्टाम्प आपने क्या किया बेटा, परचेज किया। तो स्टाम्प एक प्रकार से आपके लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है। तो बट ऑब्वियस सी बात ये तो नॉमिनल नेचर का ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंसेस है। तो बट ऑब्वियस सी बात इसको हमें क्या करना है बेटा, डेबिट करना है। इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट मैं एक बात बोलना चाहता हूं आप लोगों से। क्या बात बोलना चाहता हूं, ये जो कुछ भी एंटिटी है, पोस्ट ऑफिस है, इसके बारे में आपसे बात करूं। अब मुझे बताओ, आपने इसको कैश में परचेज किया या क्रेडिट में परचेज किया, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन आपके पास नहीं है। इन दैट सिचुएशन क्या होगा, चीज के बारे में ध्यान से समझना। वेट, हाँ भैया, ठीक 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 है भैया, थोड़ा सा बस करवा देना याद से यार भैया, है ना। हाँ, अभी ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है। इन दैट सिचुएशन क्या माने, कैश क्रेडिट। नाम तो पता है ना जिससे परचेज किया, पोस्ट ऑफिस से परचेज किया। पर दोस्तों एक बात बताओ, पोस्ट ऑफिस ये पता, नाम पता है, पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस से आपने परचेज किया। अब कैश में परचेज किया, क्रेडिट में, इसके बारे में कुछ गिवन नहीं। सर कुछ गिवन नहीं तो हम क्रेडिट मानेंगे। पोस्ट ऑफिस का नाम पता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से देने वाला बेचने वाला कौन है बेटा, पोस्ट ऑफिस। नाम हमें पता है सर, हम एक काम करते ना, इसको तो हम क्रेडिट मान लेते। नहीं मेरे दोस्त, क्यों नहीं मानेंगे सर, क्योंकि क्या पोस्ट ऑफिस में कभी उधार चलती है क्या? क्या मुझे बताओ, पोस्ट ऑफिस में उधार चलती है क्या? क्या कभी जाते हो तो बोलते 10 रुपये कुछ टिकट्स परचेज कर लिए, 10 रुपये से बाद में लेना, ऐसा जान पहचान कभी ऐसा चलता है क्या? नहीं ना, पेमेंट देना पड़ता ना। हैंस इस ट्रांजैक्शन को बेटा हम यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। मतलब यहाँ पे आपसे कैश पेमेंट किया होगा, और कैश कौन सा अकाउंट है बेटा आपके लिए, रियल अकाउंट है। और डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो कैश जा रहा है, इसलिए हम कैश को क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। दैट्स द पॉइंट जिसके बारे में चर्चा हमने आपके साथ किया। अब जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आपसे बात करता हूं, पॉइंट नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 7 की बात करता हूं। सेंड कैश टू बैंक, हमने पैसा बैंक में भेजा। तो बट ऑब्वियस सी बात, ये एंटिटी है, ये कौन है बेटा, बैंक है। तो बैंक सबसे पहले कौन सा अकाउंट बन गया आपके लिए, बैंक आपके लिए पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है। एंटिटी भी आपका पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है, बट एंटिटी बुक्स में एंटिटी का नाम नहीं आएगा। यहां से कैश जा रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है बेटा आपके लिए, रियल नेचर का अकाउंट है। कैश आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है। डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो कैश जा रहा है, इसलिए हम कैश को हम क्या करेंगे बेटा दोस्त, कैश को हम यहाँ पे करेंगे बेटा क्रेडिट करेंगे। बैंक इज ए रिसीवर है बेटा, तो पर्सनल अकाउंट केस में क्या होता है बेटा, डेबिट द रिसीवर, इसलिए इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे समझना होगा। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं मेरे दोस्त, जिनको आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा मेरे दोस्त। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। लेट्स सी, इस चीज़ों के बारे में चर्चा मैंने आपके साथ कर रहा हूँ। क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो उस केस में क्या होगा, चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे समझना। पॉइंट नंबर 7 के बाद हम आते हैं, हम कहाँ पे बेटा, पॉइंट नंबर 8 पे हम आपके पास आते हैं कि पॉइंट नंबर 8 क्या होता है, चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। पॉइंट नंबर 8 के बारे में बात करते हैं, रिसीव चेक फ्रॉम बीमल ऑन अकाउंट। यहाँ समझ, ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, मैं चीज़ को क्लियर करता हूँ अभी थोड़ा सा आपके लिए अच्छे से बेटा। एक्चुअली क्या है, ये एंटिटी है, बहुत बढ़िया। ये कौन है बेटा, कोई बीमल नामक कोई पर्सन है।
ध्यान समझना, कोई भी विमल नामक पर्सन जिसके बारे में चर्चा हमने आपके साथ किया। तो लेट्स सी, मेरा आप लोगों से बोलना है कि विमल से चेक मिला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब क्या? विमल से हमें कोई पैसा पुराना लेना बाकी था। अकाउंट मतलब कब अकाउंट खुला है, मतलब किसी का अकाउंट खुला है, इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति से हमें कुछ पैसा लेन देन पुराना बाकी था, उस अकाउंट का पैसा हमें रिसीव हुआ है, जिसके बारे में चर्चा हमने आपके साथ किया। तो मेरा बहुत सिंपल सी बात है यहाँ बोलना आप लोगों के लिए, रिसीव चेक फ्रॉम विमल, विमल से हमें चेक रिसीव हुआ। इस केस में क्या? चेक मिला मतलब बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। चेक किसके पास जाएगा बेटा? बैंक के पास जाएगा। बैंक कौन सा अकाउंट है बेटा? पर्सनल नेचर का अकाउंट है। तो रिसीवर कौन हुआ? बैंक हुआ। तो बैंक इज रिसीवर, हैंस इसको हम क्या करेंगे बेटा? डेबिट। विमल कौन है बेटा? गिवर है बेटा। पर्सनल नेचर का अकाउंट है बेटा, इसे हम क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। इस चीज़ के बारे में अपने यहाँ पे चर्चा आपके साथ किया। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना। अब देखो यहाँ तक हो गया ना, तो एक काम करते हैं, सुनो बेटा, मैं एक थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ बेटा। अब इनकी हेल्प से जब अकाउंटिंग एंट्री के बारे में बात करोगे, मैं किनकी बात करूँ बेटा? इनकी हेल्प से जब अकाउंटिंग एंट्री के बारे में बात करोगे तो किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री होगी बेटा? हमने अभी सिर्फ ये पता किया कौन सा जो ट्रांजेक्शन है इसमें कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, रियल नेचर का क्वेश्चन तो हम सिर्फ रियल नेचर ही पूछा था, रियल नॉमिनल पर्सनली आइडेंटिफाई, पर हम रियल नॉमिनल पर्सनल के साथ साथ हम ये भी सीख रहे हैं कि अगर रियल नेचर ट्रांजैक्शन है तो उसको हम डेबिट करना है, गोल्डन रूल के हिसाब से क्रेडिट करना है, ये भी हम यहाँ सीखते जा रहे हैं। थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा अपन को इससे मिलेगा, इसलिए भी चर्चा मैं आपके साथ में कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, जब मैंने ये डिस्कशन कर लिया तो फर्स्ट केस में अगर मुझे एंट्री के बारे में बोला होता तो फर्स्ट केस के हिसाब से कैश डेबिट हो रहा है, सेल क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री फर्स्ट केस के लिए एंट्री क्या पास होगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ध्यान समझना बेटा, बहुत से बच्चे इसके लिए एंट्री क्या बोलते हैं बेटा? ध्यान समझना, बहुत से बच्चे जब एंट्री बात करने की बात करता हूं बेटा तो बहुत से बच्चे एंट्री क्या पास करते हैं इस चीज के बारे में समझना। तो एंट्री अगर इसके लिए बोलते हैं तो आप लोग अगर एंट्री बोलता आप लोग भी एंट्री ही बोलते हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये आप एंट्री पास करते मेरे दोस्त। जो आपने एंट्री बोलते यस, जितने की सेल होती है उतने से कैश डेबिट, और जितने सेल हुआ उतने से क्या क्रेडिट हो जाएगा। बट ये जो आपने बोला है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये बोलने का तरीका ही गलत है। क्योंकि हमने बेटा एंट्री में हम ये पता करते हैं किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है, किस अकाउंट को हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। इस चीज के बारे में हमें जानना होता है। हैंस प्लीज फोकस्ड, प्लीज फोकस्ड। हैंस मैं इसलिए बोलने जा रहा हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? सेल अकाउंट क्रिएट करने की बात करेंगे। तो उस केस में क्या होगा बड़ा ध्यान समझना, तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है, पर डेबिट और क्रेडिट बेटा हम एंट्री में नहीं करते हैं। एंट्री में तो हम सिर्फ इतना सा पता करते हैं कि किसको हमें डेबिट करना है, किसको हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। सो ऐसा कहाँ बोलते हैं? चलो आओ, मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तभी मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर की थी। क्या क्लियर की थी सर? सीधी सी बात, बुक कीपिंग में हमें ध्यान समझना, डबल एंट्री सिस्टम पे हम क्या करेंगे बेटा? एंट्री बनाएंगे। जब मैं एंट्री बनाऊंगा तो ड्यूल एस्पेक्ट बनाऊंगा, और जब मैं ड्यूल एस्पेक्ट बनाऊंगा इसका मतलब क्या होगा? जब भी मैं एंट्री ड्यूल एस्पेक्ट बनाऊंगा तो इसका मतलब तो मेरे लिए ये हो जाएगा कि किसे हमें डेबिट करना है, किसे हमें क्या करना है बेटा? क्रेडिट करना है। ये हमें यहाँ पर सीखना है। जब हमें ये सीखना है तो एंट्री में सिर्फ हम इतना सा जानेंगे मेरे दोस्त कि किसको हमें डेबिट करना है, किसको हमें क्रेडिट करना है। इस चीज़ के बारे में हमने चर्चा आपके साथ की है। तो नाउ मेरा आपसे एक बहुत निवेदन इस चीज़ के बारे में, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये हम एंट्री में सीखते हैं। तो हम डेबिट और क्रेडिट कहाँ करेंगे इस चीज़ के बारे में, जब आज का नहीं नेक्स्ट सेक्शन में जब आएंगे तो डेबिट क्रेडिट कहाँ होता है इस चीज़ के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो लेट्स सी, अभी तो हमें यहाँ पर ये सीखना है कि हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। इस चीज़ के बारे में विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री में पता करते हैं। तो जर्नल एंट्री में हम वही तो सीख रहे हैं बेटा। तो जब मैं इस चीज़ के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ तो यहाँ इस चीज़ के बारे में रखना, कैश अकाउंट डेबिट टू आप सेल बोलते हो, जो कि गलत है। इसको सही बोलने का तरीका होता है कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड, सेल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, नॉट डेबिट नॉट टू डेबिटेड। हालांकि आप लोगों के बोलने में चलन में यही आता है सेल अकाउंट डेबिट, सेल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये आप बोलते आ रहे हो इतने सालों से, पर गलत बोलते आ रहे हो। किसी ने टोका ही नहीं आपको, किसी ने बताया ही नहीं आपको अजीब लग रहा होगा। तो कैसी बात है, ये अजीब से उनको लगेगा जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो तो हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात। तो जितने भी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनको हर चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, पर जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिक्कतदायी होगी। वो बोलेंगे सर यार नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ही बोलते हैं। भैया गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं। इसको सही बोलने का तरीका, क्योंकि जर्नल एंट्री में हम क्या पता करते हैं कि किसको हमें डेबिट करना है, किसको हमें क्रेडिट करना है। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट, सुन लो जवाब,
अकाउंट में होता है, ना कि जनरल एंट्री में होता है। जनरल एंट्री में तो सिर्फ हम ये पता करते हैं कि किससे डेबिट करना है, किससे क्रेडिट करना है, यही बेसिकली हम जनरल एंट्री में सीखते हैं। तो जनरल एंट्री में पता है क्या, कैश अकाउंट को डेबिट करना है, तो कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड, कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड सेल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, यही तो हम पता कर रहे हैं मेरे दोस्त। दैट्स द पॉइंट। इसलिए बोलते हैं डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, तो टू बी डेबिटेड, टू बी क्रेडिटेड। आप बोलते हो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, या दूसरी एंट्री बोलते हो, पर सही बोलने तरीका इसका होता है कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड सेल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड बोला जाता है। दोस्तों इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। ये पॉइंट, ऐसे बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें एग्जाम में दिक्कत दे जाते हैं, इसलिए हर एक चीज को बहुत अच्छे से हमें क्लियर होना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ बेसिक चीजें इतने अच्छे से क्लियर कर लो बेटा कि आपको जीवन में कोई अकाउंट से प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा आप लोगों से यकीन मानो बेटा, जिस तरीके से पढ़ा हुआ इसको अडेप्ट कर लो बेटा, आपको इतना मजा आने वाला है अकाउंट्स के अंदर बेटा कि बोलोगे वाह क्या चीज़ है अकाउंट सर यार। अकाउंट से मोहब्बत हो जाएगी बेटा फर्स्ट चैप्टर के बाद, ये मेरा आप लोगों से वादा है। अकाउंट्स को आपका सोचने का नजरिया ही आपका चेंज हो जाएगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। बस बेसिक बहुत अच्छे से मेरी बातों को सुन लो। सेम तरीके से तो यहाँ पुलकित अकाउंट टू बी डेबिटेड, सेल अकाउंट टू बी क्या होगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। जब थर्ड की बात करूंगा, परचेज अकाउंट टू बी डेबिटेड, वर्मा सन्स अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। फोर्थ में क्या होगा बेटा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, रेंट अकाउंट टू बी क्या होगा, डेबिटेड, और कैश अकाउंट टू बी क्या होगा बेटा, क्रेडिटेड। पॉइंट नंबर फिफ्थ में क्या होगा बेटा, जब पॉइंट नंबर फिफ्थ के बारे में बात करूंगा तो पॉइंट नंबर फिफ्थ में आप क्या बोलोगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट टू बी डेबिटेड और परचेज अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, और कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड नहीं। फिफ्थ केस, सिक्स केस में क्या होगा बेटा, स्टाम्प आपका एक्सपेंस होता है, तो स्टाम्प एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड या स्टाम्प अकाउंट टू बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ध्यान समझना बेटा। और सेवेंथ की जब बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट, तो यहाँ पे बैंक से पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट टू बी डेबिटेड, कैश अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। पॉइंट नंबर 8 की जब बात करेंगे बेटा तो क्या होगा इसके अंदर बेटा, बैंक अकाउंट टू बी डेबिटेड और बिमल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड होगा, ऐसे बोला जाता है। हालांकि क्वेश्चन नंबर जब 6 पे आएंगे तो आपको और मजा आएगा बेटा, वहां एग्जैक्ट कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा, इसलिए बोला था नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करेंगे। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे और छुट्टी होगी, और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा हम एक ही चीज को एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है बेटा, क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो बहुत आसान क्वेश्चन है, चंद मिनटों में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। एनीवे हम बात करते हैं रिगार्डिंग किसके लिए, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 9 के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। पॉइंट नंबर 9 क्या बोलता है, ध्यान समझना। पॉइंट नंबर 9 कैश रिसीव फ्रॉम पुलकित ने क्या बोला बेटा, कैश रिसीव फ्रॉम क्या बेटा, पुलकित। तो बता ध्यान समझना, पुलकित से हमें पैसा मिला, ठीक है। आओ पॉइंट नंबर 9 पे आते फटाफट से बेटा, पॉइंट नंबर 9 चलो पॉइंट नंबर 9 को आप इधर लिखते हैं बेटा। तो ये एंटिटी है, ये कौन है बेटा, पुलकित है। पुलकित से कैश मिला, पुलकित से क्या मिला बेटा, कैश मिला। पुलकित से क्या मिला बेटा आपको, कैश मिला, कैश मिला। तो बट ओबीसी बस इतने से। अब ये कौन है बेटा, ये यहाँ पर गिवर है, कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल नेचर का अकाउंट है, इसको हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। कैश कौन सा अकाउंट है बेटा, रियल अकाउंट है। कैश हमारे पास कम सीन है, आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। दैट्स द एंटिटी। रिसीवर है, पर्सनल नेचर का अकाउंट है, बट इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 के बारे में। पॉइंट नंबर 10 क्या बोलता है, फटाफट समझिए बेटा आप लोग। जब पॉइंट नंबर 10 की बात करता हूं तो पॉइंट नंबर 10 बोलता है गुड्स रिसीव बैक फ्रॉम पुलकित। ध्यान समझना, गुड्स रिसीव बैक फ्रॉम पुलकित, मतलब ये एंटिटी है, एंटिटी ने बात कर रहा हूं, और ये पुलकित है। पुलकित को जो कभी पहले हमने गुड्स भेजा था वो गुड्स पुलकित से हमारे पास वापस आ गए, तो गुड्स रिसीव्ड बैक। तो गुड्स आ रहा है, तो गुड्स कौन सा अकाउंट होता है बेटा आपके लिए, रियल अकाउंट है बेटा। तो बट ऑब्वियसली रियल चीज कोई आ रही है, डेबिट करेंगे। पुलकित कौन है बेटा, पुलकित यहाँ पे देने वाला है बेटा। पुलकित कौन है बेटा, यहाँ पर देने वाला है, मतलब पुलकित यहाँ पे कौन है बेटा, गिवर है।
पर्सनल चेक अकाउंट है, क्रेडिट करेंगे। एंटिटी कौन है बेटा? रिसीवर है, उसके बावजूद भी एंटिटी की बुक्स में एंटिटी का नाम हम नहीं लिखेंगे, दैट्स इट। अब बेटा गुड्स रिसीव बैक, तो गुड्स जब गया था तब इसको हमने क्या बोला था? सेल्स बोला गया था। तो जो गुड्स सेल गया था वो जब सेल वापस हमारे पास आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो बेटा ऑब्वियस सी बात, हम ध्यान से समझना बेटा, पुलकित को यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है बिकॉज ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर जब मैं यही बात करता हूँ रिगार्डिंग किसके लिए बेटा? गुड्स हमारे पास आ रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बट इसको बेहतर समझने के लिए सेल्स रिटर्न लिखा जाएगा। गुड्स ना लिख, गुड्स लिखोगे तो भी गुड्स रिटर्न लिख दो बेटा, चलेगा बेटा, गुड्स रिटर्न लिख दो, या फिर आप सेल्स रिटर्न लिख दो कि जो गुड्स हमने भेजा था वो गुड्स हमारे पास वापस आ गया है। तो जब गुड्स गया था तब सेल बना था, तो जो गुड्स वापस आया है तो बोल देंगे सेल्स रिटर्न बोल देंगे। या फिर आप चाहो तो गुड्स रिटर्न भी क्रेडिट डेबिट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सेल्स रिटर्न भी डेबिट कर सकते हो। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना बेटा। पर हम गुड्स रिटर्न से बेहतर होता है बेटा सेल्स रिटर्न लिखेंगे, क्योंकि गुड्स रिटर्न कौन सा? जो परचेज किया वो रिटर्न कर रहे हो या जो बेचा वो रिटर्न किया, ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम वहाँ पे लिखते हैं बेटा सेल्स रिटर्न। बिकॉज जब ये आइडेंटिफाई करता है जो माल हमने बेचा था वो माल हमारे पास वापस आए, वो ये गुड्स रिटर्न। क्योंकि गुड्स रिटर्न परचेज रिटर्न भी तो हो सकता है, जो गुड्स हमने माल परचेज किया था उसको रिटर्न कर रहे हैं, वो भी गुड्स रिटर्न नहीं होता है। तो ये गुड्स रिटर्न कौन सा वाला है? परचेज वाला है, सेल्स वाला, इसलिए वहां पे लिखा जाता है परचेज रिटर्न या सेल्स लिखा जाता है। दिस द लॉजिक बिहाइंड द कंसेप्ट। बहुत से बच्चों को पता है बस हाँ लिखते हैं, बस लिखते हैं, सीधी सी बात। क्यों? गुड्स बेचोगे, गुड्स बेचा है वो गुड्स वापस आ गया, ये भी गुड्स रिटर्न। जो गुड्स परचेज किया उसको रिटर्न किया, वो भी गुड्स रिटर्न। तो आपको कंफ्यूज हो सकता है गुड्स रिटर्न डेबिट होगा क्रेडिट होगा? सीधी सी बात, गुड्स रिटर्न कौन सा है? परचेज वाला है या सेल्स वाला है? और गुड्स रिटर्न है परचेज वाला, तो गुड्स रिटर्न की जगह लिख दो परचेज रिटर्न। पर गुड्स सेल किया हुआ वो रिटर्न है तो लिख दो बेटा सेल्स रिटर्न लिख दो, जिससे थोड़ा सा आइडेंटिफाई होता है। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना, एक एक चीज़ का बहुत अच्छे से आपको लॉजिक भी क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 11 के बारे में हम आप लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 11 क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 11 क्या बोलता है? ध्यान समझना बेटा। इनकर्ड एडवर्टीजमेंट्स ₹250 पेड इन कैश ₹100। नहीं, आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन क्या बोलता है? इनकर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ₹250। एडवर्टीजमेंट्स के लिए आपने ₹250 का आपने एक्सपेंसेस किया, इसके लिए ₹200 आपने क्या किया? कैश में पेमेंट किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए जो आपने पेमेंट किया है ना बेटा, वो पेमेंट किस में किया है बेटा? आपने कैश में आपने क्या किया है बेटा? पेमेंट किया है, और बचे हुए के अमाउंट के लिए आपने गुड्स दे दिए। मतलब 250 में से ₹100 आपने कैश में दिए हैं और ₹150 किस में दिए हैं बेटा? आपने बेटा बहुत सोचने वाली बात है, ₹100 किस में दिए हैं बेटा? कैश में दिए हैं, और ₹150 किस में मिले बेटा? गुड्स के फॉर्म में आपको दिए जा रहे हैं। तो लेट्स सी इस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये एंटिटी है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ये कौन है बेटा? आपकी एंटिटी है, तो हम लिख दिया ये एंटिटी। इस एंटिटी के बारे में बात करते हैं। कोइन तो एडवर्टीजमेंट्स एजेंसी होगी ही होगी, ध्यान समझना। हमने इसको दिया है कैश, हमने इसको दिया है गुड्स, तो बट ऑब्वियस सी बात ये जा रहा है रियल एस्टेट अकाउंट है, क्रेडिट करेंगे। गुड्स भी जा रहा है रियल एस्टेट अकाउंट, इसको भी हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बट आपके पास इसके थ्रू आ रहे हैं एडवर्टीजमेंट्स एक्सपेंसेस। ये आपका कौन सा अकाउंट है? ये आपके नॉमिनल का अकाउंट है, इसको आप क्या करोगे बेटा? डेबिट करोगे। जबकि उस एजेंसी जो देने वाली फैसिलिटी देने वाली है कि ये गिवर है, ये कौन है बेटा? रिसीवर है। एंटिटी बुक्स में तो एंटिटी का नाम वैसे नहीं आता है, बट यहाँ पे जो भी एडवर्टीजमेंट एजेंसी है वो रिसीवर है, पर्सनल नेचर का अकाउंट है, उसको क्रेडिट करना चाहिए। बट फिर भी हम क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि उसको जो भी उसने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, उसने जो भी हमें फैसिलिटी दी थी, सर्विसेज दी थी, बेनिफिट दिया था, उसको हमने उसका पेमेंट कर दिया, तो उसको नाम याद रखने की आवश्यकता क्यों है? याद उसे रखा जाता है जिससे हमें लेना बाकी होता है या उसे देना बाकी होता है। तो इसका कोई लेन देन बाकी नहीं है, इसलिए इसका नाम नहीं लिखा जाता है। ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए इस चीज़ के बारे में एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से हम क्लियर कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 12 के बारे में आप लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 12 क्या बोलता है? ध्यान दीजिए। जब पॉइंट नंबर 12 के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, तो पॉइंट नंबर 12, इंस्टॉल्ड अ स्मॉल प्रिंटिंग मशीन एट कॉस्ट ₹9500 पेड बाय चेक। ध्यान समझना, हमने एक मशीन परचेज की, बहुत ध्यान समझना। ये एंटिटी है,
एंटिटी के पास कोई मशीन आ रही है, बहुत बढ़िया मशीन आ रही है, तो मशीन है बेटा, मतलब ये तो रियल चीज़ है बेटा, आ रही है, डेबिट करेंगे। किसी से भी, कोई तो शॉपकीपर होगा ना यार, बट ऑब्वियस सी बात, कोई शॉपकीपर तो होगा, और इस शॉपकीपर को हमने चेक से पैसा दिया है। चेक से पैसा दिया मतलब हमारी बैंक जाकर इसको पैसा पे कर देगी। हमारी बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, शॉपकीपर इज पर्सनल अकाउंट, बट शॉपकीपर को शॉपकीपर का पैसा मिल गया है, जबकि ये, इसको ध्यान समझना, यहां पे हम रिसीवर हैं, शॉपकीपर यहां पे गिवर भी है, शॉपकीपर यहां पे रिसीवर भी है। रिसीवर किसके लिए? पैसे के लिए। गिवर किसके लिए? मशीन के लिए। बट शॉपकीपर का हम हमारी बुक्स में नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसको जो मशीन हमने उससे ली थी, इसके लिए उसको हमने पैसा दे दिया। तो क्या डेबिट क्या क्रेडिट, इस चीज़ के बारे में हमें समझना होगा, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, इस चीज़ के बारे में। इसलिए ना, ये गिवर भी है, ये कौन है बेटा? रिसीवर भी है। तो गिवर के एंगल से तो ये क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, पर रिसीवर के एंगल से क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। हैंस हम यहाँ पे इसको नाम नहीं लिखते हैं। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बारे में चर्चा मैं आपके साथ में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे शॉपकीपर की बुक्स में, हमारी बुक्स में शॉपकीपर का नाम भी नहीं आएगा, हमारी बुक्स में हमारा नाम तो वैसे भी नहीं आता है। तो इस केस में जब हम एंट्री करने की बात करेंगे तो कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी है। जब यहाँ एंट्री पास करने की बात बोलूँगा तो इस केस में क्या होगा, ध्यान देना। मशीन अकाउंट है, तो मशीन अकाउंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? मशीन अकाउंट है, मशीन का हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर डेबिट करेंगे बेटा। और जो गुड्स मशीन की, सॉरी क्या, जो चेक है, चेक इज रिप्रेजेंट किसको बेटा? बैंक को रिप्रेजेंट करता है। और पर्सनल चेक अकाउंट है, बैंक इज गिवर है, इसलिए बैंक को हम क्या करेंगे बेटा? पर्सनल चेक अकाउंट जो गिवर होता है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, या हम क्रेडिट कर देंगे। दैट्स द पॉइंट जिसके बारे में चर्चा हमने आपके साथ की। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 13 के बारे में चर्चा हम आपके साथ करेंगे। जब पॉइंट नंबर 13 के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करूँ तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, इस चीज़ के बारे में ध्यान समझना। रिपेयर्स टू फर्नीचर ₹100, 100 रुपीज़ हमने फर्नीचर के रिपेयर्स के लिए पैसा पे किया। तो अगेन रिपेयर्स टू फर्नीचर, फर्नीचर के लिए अब मुझे बताओ, ये हमारी एंटिटी है, हमने रिपेयर्स के लिए पैसा पे किया और रिपेयर्स किससे करवाया? फर्नीचर करवाया। अब ये रिपेयर खर्च करवाया है, अब तो इसके लिए रिपेयर्स करवाया है, प्लस इसके बदले में कैश आया होगा, गया होगा, आया होगा। तो रिपेयर्स हमने करवाया है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो ये आपका नॉमिनल चेक अकाउंट है, इससे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो बट ऑब्वियस सी बात, कोई तो रिपेयरिंग वाला होगा, उसके बारे में वो कौन है बेटा? यहाँ पर रिसीवर है, पर ये सर्विसेज देने वाला है, गिवर भी है। तो अल्टीमेटली वैसे भी इसका पेमेंट हम कर चुके हैं, तो इसको हमें नाम याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कैश आ रहा है, जा रहा है? कैश जा रहा है, जा रहा है, रियल अकाउंट गोज आउट है। इन दैट सिचुएशन इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इन दैट सिचुएशन हम यहाँ पर रिपेयर्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैश को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पे काम चलाना पड़ेगा। दैट्स द पॉइंट जिसके बारे में चर्चा हमने आपके साथ किया। लेट्स सी, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 14 के बारे में, आप लोगों से यहाँ बात करते हैं। जब पॉइंट नंबर 14 के बारे में बात करता हूँ तो ध्यान समझना, हमें पैसा मिला, कोई मोहनलाल व्यक्ति है, मोहनलाल व्यक्ति से हमें 1740 रुपीज़ मिले। ध्यान समझना बेटा, बाबूलाल से हमें 1470 मिला, और इनको हमने डिस्काउंट भी दिया। डिस्काउंट दिया तो हमें डिस्काउंट दिया, 30% डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट देना आपके लिए खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो ये आपका एक्सपेंसेस है, ये आप डेबिट होगा। पैसा आपके पास आ रहा है, जा रहा है? आ रहा है। तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्या होगा बेटा? इसके लिए डेबिट होगा। मोहनलाल कौन है बेटा? कीवर है। मोहनलाल क्या होगा? क्रेडिट होगा। हम कौन? खुद रिसीवर है, तो हमारी बुक्स में हमारा नाम नहीं आता है। इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे ध्यान समझते हैं। तो हम पॉइंट नंबर 14 पे आते हैं फटाफट से आपके पास। पॉइंट नंबर 14 बेसिकली क्या बोलता है कि हम एंटिटी हैं, यहाँ पे कोई मोहनलाल है, मोहनलाल ने हमें कैश दिया। कितना दिया बेटा? 1470। इसको हमने डिस्काउंट दिया, कितना दिया? 30 रुपीज़ का दिया। ध्यान समझना। तो मोहनलाल गैंग के बारे में बात करते हैं बेटा, ध्यान समझना। ये कौन सा अकाउंट है बेटा? पर्सनल नेचर का अकाउंट है। इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। लेट्स सी, डिस्काउंट हमारे लिए बेसिकली क्या है?
डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे बेटा। क्लियर। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, कैश आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, हैंस इसको भी हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। मोहनलाल कौन है बेटा, यहाँ पर गिवर है, कौन है बेटा, पर उसने दिए तो कितने बेटा हमें 1470, पर फिर भी हम मोहनलाल को यहाँ पे 1500 रुपये से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि मोहनलाल को जितना देना था, ध्यान समझना, मोहनलाल को ध्यान समझना 1500 रुपीज़ देना था। कितना देना था बेटा, 1500 रुपीज़ देना था, पर उसने 1470 दिया, तो मतलब वो उसको पहले ही हमने स्पष्ट कर दिया था कि भैया तो हमें ध्यान समझना, मोहनलाल को हमें 1500 रुपये देना था, तो उसने 1470 दिया, तो बात ऑब्वियस सी बात, अभी भी कितने लिख रहा है 30 रुपये, पर 30 रुपये उसको डिस्काउंट दे दिया, उसको छूट दे दी, तू मत देना 30 रुपये। तो मुझे बताओ, तो मोहनलाल को उसने दिया 1470, पर हम कैंसिल करेंगे कितने से बेटा, 1500 रुपये से कैंसिल करेंगे। क्यों कि अगर मैंने मोहनलाल को कैंसिल 1500 से नहीं किया, तो अब मोहनलाल को सिर्फ मैं 1470 से ही क्रेडिट करूंगा, तो मोहनलाल के बुक्स में, हमारी बुक्स में मोहनलाल का 30 रुपये अभी भी दिख रहा होगा, जो कि हमें शो कर रहा होगा कि मोहनलाल से अभी भी हमें 30 रुपये लेना है, जबकि मोहनलाल को तो हम 30 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दी, फायदा पहुंचा दिया। दैट्स वाई मोहनलाल को हमने यहाँ पे क्या किया है बेटा, यहाँ पर क्रेडिट किया है। इस चीज़ के बारे में 1470 से ना करते हुए 1500 से हमने इसको क्या किया है, क्रेडिट किया है। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में चर्चा हमने आपके साथ यहाँ पर किया है। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें दिक्कत देते हैं एग्जाम में बेटा, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आपके पास आते हैं। 15 क्या बोलता है, हमें इश्यू, ध्यान समझना, इश्यू चेक, ध्यान से पढ़ो, इश्यू चेक फॉर ₹5500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट और ₹5700 टू मिसेस राव मूर्ति। राव मूर्ति को हमें कुछ पैसा देना होगा, उसको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 5500 रुपये दिया और नमस्ते बोला, भाई साहब हम आपको 5700 के बदले में 5500 रुपीज दे रहे हैं, बात खत्म करो। अब हिसाब किताब तो मुझे बताओ, यहाँ पर 5700 के बदले में कितना दे रहे हो, 5500, और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में मतलब उसको बचा हुआ 200 रुपये आप नहीं दोगे। देखा जाए तो राव मूर्ति को मिल तो कितना रहा है 5500 रुपीज़, पर राव मूर्ति कैंसिल कितने से होगा 5700 रुपीज़ से, क्योंकि राव मूर्ति के हमारी बुक्स में राव मूर्ति को पैसा देना है, मतलब हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी अभी दिख रही होगी 5700 रुपीज़ से, पर लाइबिलिटी अगर मैं राव मूर्ति कैंसिल करूंगा 5500 रुपीज़ से, तो बट ऑब्वियसली बात 200 रुपये की लाइबिलिटी अभी भी दिखेगी, जबकि यह क्वेश्चन में साफ शब्दों में लिखा गया है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, मतलब राव मूर्ति को 5500 रुपये देने के बाद हम फ्यूचर में उसको कुछ भी पैसा हम पे नहीं करेंगे, क्यों राव मूर्ति को पैसा देना है, मतलब ये हमारी पुरानी ऑलरेडी लाइबिलिटी आ रही होगी। प्लीज ध्यान समझना, राव मूर्ति को हमें 5500 रुपीज पे कर रहे हैं, जबकि देना कितना था 5700 रुपीज, तो देना था मतलब ये हमारी ऑलरेडी लाइबिलिटी थी, ये ऑलरेडी लाइबिलिटी थी तो अभी इसको पैसा पे करना पड़ेगा। तो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राव मूर्ति को हमें पैसा पे करना है, प्लीज राव मूर्ति को पैसा पे करना, पुराना पैसा पे करना, लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है, इस चीज के बारे में असेट्स का डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस और इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इस चीज के बारे में ध्यान रखना बेटा। अब लाइबिलिटी बैलेंस कितना दिख रहा है उसका 5700 रुपीज, उसको अपने दिया कितना 5500 रुपीज, तो जैसे उसको देंगे तो रिसीवर है तो वो डेबिट होगा, राव मूर्ति डेबिट कर देंगे, राव मूर्ति डेबिट कितने से करेंगे 5500 से, ऑलरेडी क्रेडिट कितने से दिख रहा है 5700 से, तो अल्टीमेटली 200 रुपीज का अभी भी क्रेडिट दिख रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, इसका मतलब ये है राव मूर्ति अभी भी क्या दिख रहा है बेटा, क्रेडिट दिख रहा है। कितने से क्रेडिट दिख रहा है बेटा 200 रुपीज अभी भी क्रेडिट दिख रहा है, मतलब हमारी बुक्स में तो राव मूर्ति अभी भी 200 रुपीज की लाइबिलिटी दिख रही है, पर राव मूर्ति को हम फ्यूचर में पैसा नहीं देंगे, क्योंकि जब 5500 रुपीज जब उसको हमने दिया था फुल फाइनल सेटलमेंट में दिया था, हिसाब किताब खत्म, तो इसलिए राव मूर्ति को मिला 5500 रुपीज़ का, बट कैंसिल यहाँ पे कितने करेंगे 5700 रुपीज़ से, क्योंकि हमें कैंसिल करना है 5700 से, जिससे हमारी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो नाउ तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कैसे करेंगे इस चीज़ के बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। लेट्स सी पॉइंट नंबर 15 के बारे में चर्चा हम आपसे बात, ये हम एंटिटी है, ये कोई राव एंड मूर्ति है, राव एंड मूर्ति। अब राव मूर्ति को हमने पैसा दिया,
कैश दिया, चेक दिया, पर दिया तो है, कितना दिया 5500 रुपीज़। ये कौन है बेटा, रिसीवर है, तो रिसीवर तो कितने का 5500 का, तो डेबिट कर देंगे। बहुत बढ़िया, ध्यान समझना। और इसको हम चेक दे रहे हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में चेक दे रहे हैं, मतलब चेक कौन दे रहा है, बैंक के थ्रू पैसा हो रहा है, बैंक इसको है बेटा गिवर, इसको हम करेंगे क्रेडिट। राव मूर्ति कौन है बेटा, रिसीवर। राव मूर्ति कौन है बेटा आपके लिए, राव मूर्ति आपके लिए एक प्रकार से आपका यहाँ पे कौन है बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, राव मूर्ति आपके लिए कौन है बेटा, राव मूर्ति एक प्रकार से आपके लिए यहाँ पर जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो राव मूर्ति आपके लिए यहाँ पे कौन है बेटा, रिसीवर है। इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। राव मूर्ति को हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, रिसीवर है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। तो जब राव मूर्ति को हम डेबिट करने की, तो यहाँ पे क्या होगा, राव मूर्ति तो को हम करेंगे क्या बेटा, डेबिट। बहुत बढ़िया, कितने से बेटा, 5500 रुपीज़ से। जबकि राव मूर्ति ऑलरेडी लाइबिलिटी है, तो ऑलरेडी क्रेडिट कितने से, ऑलरेडी 5700 रुपीज़ से क्रेडिट आ रहा होगा। ठीक है बेटा, अभी देखते हैं। और बैंक यहाँ पर गिवर है, बैंक को हम क्या देंगे, क्रेडिट कितने से बेटा, 5500 रुपीज़ से। बट यहाँ पर आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, वो आपके इनकम है, तो ठीक हो गया। तो 200 रुपये देखो क्रेडिट हो रहा है कितने से, 57, तो डेबिट भी कितने से होना चाहिए, 5700। तो बेटा यहाँ पे 200 रुपीज़ और राव मूर्ति अकाउंट से हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। कितने रुपए से बेटा, 200 रुपीज़ से राव मूर्ति को हम और डेबिट करेंगे। अब डेबिट क्यों करेंगे, ध्यान समझना। राव मूर्ति अभी भी 5700 दिख रहा था, उसमें 55 देने के बाद अभी भी 200 रुपये दिख रहा था, तो वो 200 रुपये को भी हमने कैंसिल करना था। और कैंसिल लाइबिलिटी को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। ऐसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इसलिए यहाँ पे 200 रुपीज़ को हम करेंगे बेटा, कैंसिल करेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट, तो राव मूर्ति अकाउंट टू बी डेबिटेड रुपीज़ 5700 रुपीज़, कैश अकाउंट टू बी क्रेडिटेड 5500 रुपीज़ एंड डिस्काउंट अकाउंट टू बी क्रेडिटेड रुपीज़ कितना बेटा आपके पास, 200 रुपीज़ से यहाँ पे लिखा जाता है। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज़ के बारे में मैंने चर्चा आपके साथ किया, ध्यान समझना। पॉइंट नंबर 16 पे आते हैं फटाफट से, और क्वेश्चन नंबर 3 को समाप्ति की घोषणा करते हैं फटाफट से। रिसीव रुपीज़ 10,000 एज ए लोन फ्रॉम मिस्टर संजय। हमने किसी से पैसा लिया, तो ये एंटिटी है, ये कोई संजय नामक व्यक्ति है भाई साहब। संजय ने भाई साहब को कैश दिया, कितने रुपए का, 10,000 से एज अ लोन दिया। तो आपके पास तो कैश आ रहा है ना, आपके पास तो कैश आ रहा है ना। तो कैश कौन सा अकाउंट है बेटा, रियल अकाउंट है, कम्स इन है बेटा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। संजय के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। संजय कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल अकाउंट है बेटा। और ये कौन है बेटा, गिवर है बेटा, और पर्सनल अकाउंट गिवर है, मतलब इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बट हम जब एंट्री पास करने जाएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू संजय नहीं लिखेंगे, संजय लोन लिखेंगे बेटा। कितने रुपए से बेटा, 10,000 रुपीज़ से। क्यों कि ये रिप संजय का, संजय लोन दिखेंगे, या सिर्फ लोन फ्रॉम संजय, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, सिर्फ लोन भी लिख सकते हैं बेटा। बट ऐसा क्यों दिखाते हैं, बिकॉज ऑफ जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके संजय को हम जो पैसा देना है वो किस पर्पस के लिए देना है। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड द कंसेप्ट। इस चीज़ के बारे में बात की। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। ये मेरा पहला क्वेश्चन था बेटा आप लोगों के लिए, कि क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवाया। तो नाउ ध्यान समझना बेटा, ये ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे बेटा, जिससे आई होप सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जब ये सेशन देखा होगा, ये लेक्चर देखा होगा, सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ा सी हम स्लो चल रहे हैं बेटा, पर फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त, क्योंकि बेटा मेरे को कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाना है। मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपको यही है कि मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकल कोई चीज़ें क्लियर करवा पाऊँ इस चीज़ के बारे में। क्या समझना, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स ऐसा पढ़ो कि आपको अकाउंट्स में जीवन में आगे जाके कभी कोई समस्या नहीं आए। चलो नाउ अब हम आते हैं फटाफट से बेटा क्वेश्चंस पे बेटा। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जब हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ही हमारा होता है बेटा, उसके बाद इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बेटा।
प्लीज़ आज होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट आपको ज़रूर देखना होगा। जब तक ये होमवर्क ना करो तब तक अगले लेक्चर से आप मत देखना। आज का लेक्चर होने के बाद ये होमवर्क पूरा होना चाहिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, उससे पहले आपको लेक्चर नहीं देखना है मेरे दोस्त। भले आपको आता हो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। और प्लीज़ जब होमवर्क की बात करूँ तो प्लीज़ टिक 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 करके ऑडिट मत करना बेटा। आपको एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़नी है, नोट डाउन करना है बेटा। आप लोगों को अलग से एक होमवर्क की अलग से नोटबुक बनानी है, उसमें सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। और मजे की बात एक बार बोलता हूँ, जब फर्स्ट पूरा चैप्टर हम अकाउंटिंग प्रोसेस वाला चैप्टर पूरा पढ़ लें, ये बेसिक कंसेप्ट बोलता हूँ, अकाउंटिंग प्रोसेस बोलता हूँ, बात एक ही है। जब पूरा चैप्टर हम पढ़ लेंगे उसके बाद इस चैप्टर को एक बार मॉड्यूल से जरूर गो थ्रू करना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और मॉड्यूल जब पढ़ लें तो आपको मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको सॉल्व हो जाएंगे बेटा। और मॉड्यूल सॉल्व होने के बाद अगर मॉड्यूल के कुछ भी क्वेश्चन डाउट्स आता है तो आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें, मैं आपको डाउट सॉल्व करके दूंगा। वैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं बेटा आप लोगों के लिए मॉड्यूल के, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको पूरे इंडिया लेवल पे कुछ बच्चों के डाउट्स होते ही होते हैं, तो उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करके, जो लगता है कि क्वेश्चन टेक्निकल है, मैं खुद, मेरी टीम है, जो टीम मेरे बैकएंड पे काम करती है, हमारी टीम है जो काम करती है बेसिक डाउट्स को रिगार्डिंग बेटा, तो वो डाउट्स क्या आ सकते हैं स्टूडेंट्स को, वो डाउट ऑलरेडी हम आइडेंटिफाई करके हम खुद ही उनका वीडियो लेक्चर बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो डाउट्स आप पूछ रहे होंगे तो हमारे चैनल पर आओ, और चैनल पर आके आप लेक्चर्स को, जो डाउट्स हैं उनको आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। डाउट्स का सॉल्यूशन वहाँ पे विद एग्जांपल, मैं पूरा मॉड्यूल के डाउट्स को वहाँ पे भी कवर आपके लिए करूँगा। प्लस क्या समझ, ये मॉड्यूल करना है आपको, बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। बस सेल्फ डिसिप्लिन रखो, मैंने ईमानदारी से बोल रहा हूँ, वीडियो लेक्चर से बेटा सेल्फ डिसिप्लिन बहुत मस्ट है। बट हाँ, इससे एक फ़ायदा बहुत होता है बेटा, आपका समय बचता है, कॉस्ट सेविंग होती है बेटा, क्योंकि आप किसी कोचिंग क्लास में जाओगे आओगे, वहाँ आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, टाइम वेस्ट होता है, फीस ज़्यादा लगती है, मस्ती ज़्यादा होती है, कभी छुट्टी होती है। यहाँ कभी आपकी छुट्टी नहीं होगी, हर दिन आपको लेक्चर देखना है। ये नियम बना लो कि मेरे को रोज़ एक लेक्चर देखना है, कम से कम बात खत्म। 4 सब्जेक्ट हैं, उन 4 सब्जेक्ट लेक्चर को एक इस तक सीनियर को लग रहा है कि आपके पास लोड कम है तो लग रहा है कि नहीं हमारा एफिशिएंसी और ज़्यादा है तो 2 लेक्चर देख लो बेटा, ये देख लो, मज़ा आ जाएगा। और यकीन मानो बेटा, जो बच्चे मुझसे रेगुलर लेक्चर पढ़ रहे हैं, इन रेगुलर लेक्चर के साथ साथ मैं आपको रिविजन लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो रिवीजन लेक्चर्स भी आपको देख लेना, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेंगे रिवीजन लेक्चर, वहाँ पे देख लेना बेटा। और हमेशा टच में रहो बेटा मेरे आप लोगों के लिए। आप सभी को मेरा मोबाइल नंबर जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप सेव कर ले, मैसेज करें, कॉल करो, कनेक्ट रखो। मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी अपनापन फील होता है बेटा आप लोगों के साथ ऐसे बात करता हूँ, तो कभी भी कॉल कर लो, ऐसे हालचाल करेंगे, सर कैसे हो आप, अच्छे हो ना, कोई दिक्कत तो आपको नहीं है ना, कभी मेरे हाल चला पूछ लिया करो। जब आप मुझे फ़ोन करोगे तो मैं आपको फ़ोन पूछो, मैं आप कैसे हो बेटा, तो इससे एक अपना परिवार जैसा संबंध बना रहेगा अच्छे से बेटा। और हमें बहुत लंबा जाना है, फाउंडेशन लेवल पे, आगे इंटर आएगा, फाइनल आएगा, बहुत लंबा जाना है बेटा। हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा और जीवन में कहीं ऊँचाई पाओ, वहाँ पर भी मैं आपके साथ। मैं चाहता हूँ कि मैं क्लैपिंग करूँ आप लोगों के लिए बेटा, जब डिग्री आएगी, कहीं किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, खुद का कोई बिजनेस एम्पायर होगा, अरे यार आप मुझे बुलाओगे, मैं भी यहाँ पे आऊँगा, आई फील प्राउड, सो प्राउड ऑफ यू। आपके माता पिता बहुत प्राउड फील करेंगे, मैं भी बहुत अच्छा प्राउड फील करूँगा। इस तरीके से हमें एक परिवार की तरह मिलकर आपस में रहना है और आपस में बहुत सारा हमें काम भी करना है। लेट्स सी, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ बेटा, आप तो पढ़ो अच्छे से बेटा। एनीवे, हम जब आपसे बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में होंगे, इस चीज़ के बारे में है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो भी मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी आप लोगों के लिए क्या है बेटा, होमवर्क है, इस चीज़ अभी करवा रहा हूँ। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, वो भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो भी आपको ट्राई करना है। लेट्स सी, बात करते हैं पॉइंट क्या है चीज़ के बारे में, आप लोग ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो देखें ध्यान से बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि फॉलोइंग में से बताओ कौन से एक्सपेंसेस है, कौन से आपके लॉस है, या कोई चीज़ आपकी क्या असेट्स है। सीधी सी बात, मकान मालिक को आपने रेंट का पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट करना अल्टीमेटली आपके लिए एक्सपेंसेस होता है। देखो एक चीज़ बहुत अच्छी डेफिनेशन बताऊँगा, आपको मज़ा आएगा। अगर हम कोई बेनिफिट, यहाँ समझना, अगर हम कोई बेनिफिट रिसीव करते हैं, प्लीज ऐसा, अगर हम कोई बेनिफिट रिसीव करते हैं तो रिसीव तो हमारे पास आएगी, और इस बेनिफिट को रिसीव करने के लिए जो हम पेमेंट चुकाते हैं, जो हम पेमेंट चुकाते हैं, तो मेरा बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी बेनिफिट रिसीव के बारे में हमें कोई बेनिफिट मिलता है, इस बेनिफिट के लिए हमें कुछ चुकाना पड़ता है, कुछ पेमेंट करना पड़ता है, तो वो पेमेंट, जो पेमेंट किसी बेनिफिट रिसीव करने के लिए जो पेमेंट करते हैं ना, तो बेनिफिट रिसीव करने के लिए जो हम चुका रहे हैं
वही अल्टीमेटली क्या बेटा आपका एक्सपेंस होता है। बट हम किसी को बेनिफिट दे रहे हैं, इसके बदले में हमें कुछ मिलता है, तो वो जो बेनिफिट जो दे रहे हो ना वो अल्टीमेटली आपकी इनकम है। जो बेनिफिट रिसीव कर रहे हो ना ये आपका एक्सपेंसेस है, क्यों बेनिफिट के बदले में कुछ देना पड़ेगा, जो दोगे वो कैश जा रहा है पर बेनिफिट मिल रहा है, इसके बदले में आपका ये आपका खर्चा हो गया। बट आपने किसी को बेनिफिट दिया, आपने किसी को बेनिफिट दिया, इसके बदले में कुछ आया, तो बेनिफिट जो दे रहे हो ना ये बेनिफिट देना अल्टीमेटली आपकी इनकम बनता है। ये डेफिनेशन बहुत अजीब है बेटा। सर बेनिफिट देते हैं तो एक्सपेंस कैसे होगा बेटा, बेनिफिट देंगे तो हमारे लिए तो इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, तो बहुत अजीब लगता है। पर सुनना, बेनिफिट हमें रिसीव हुआ तो हमारी इनकम है नहीं, जो बेनिफिट रिसीव कर रहे हो ना इसके मतलब कुछ चुकाना पड़ेगा ना, दैट्स व्हाई बेनिफिट आपके लिए एक्सपेंसेस बन जाएगा। अगर आपने किसी को बेनिफिट दिया इसके मतलब कैश मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज योर इनकम बनेगा। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। तो मेरा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करें। एनीवे क्वेश्चन बात, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया, बट ऑब्वियसली बात ये आपका एक्सपेंसेस है बेटा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आपने वर्मा एक फर्नीचर परचेज किया, और फर्नीचर परचेज करना बेसिकली आपके असेट्स है, क्योंकि इससे प्रॉपर्टी क्रिएट होती है और मोर देन वन बेनिफिट मिलता है, इसलिए ये आपका एक प्रकार से असेट्स है, आपके लिए एक्सपेंसेस है बेटा। इश्यूड अ चेक इन द फेवर ऑफ शर्मा ब्रदर्स फुल एंड सेटलमेंट फॉर डैमेज क्लेम देम, तो बट ऑब्वियसली बात ये एक प्रकार से आपका लॉस है, क्योंकि डैमेज हुआ, इस डैमेज के बदले में आपने कुछ पैसा पे किया फुल एंड सेटलमेंट में, और डैमेज से आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं। आपने क्लेम पे किया, आपने पैसा पे किया, और इस पैसा देने की वजह से आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, इसलिए डैमेज आपका क्या बन जाएगा, लॉस बन जाएगा। आपने एक मशीन को परचेज करने के लिए, ध्यान समझना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपने एक मशीन को परचेज करने के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, एक मशीन को परचेज करने के लिए आपने चेक से मशीन परचेज की, बेसिकली ये आपके लिए क्या है बेटा, असेट्स है। रिपेयर्स के लिए फर्नीचर का पैसा पे किया, ये आपका अगेन क्या है, एक्सपेंसेस है। सैलरी का पेमेंट करना आपके लिए एक्सपेंसेस है। ट्रेडमार्क पेटेंट्स के लिए परचेज करना ये आपके लिए बेसिकली क्या, असेट्स है। ध्यान समझना, हमने ऑफिस स्टेशनरी परचेज की, स्टेशनरी आपके लिए एक्सपेंसेस होता है बेटा। कंपनसेशन पे किया एम्प्लॉय के लिए, बट ऑब्वियसली बात ये लॉस है, आपका एक्सपेंसेस नहीं। कंपनसेशन पे करो, इससे कोई बिजनेस को बेनिफिट मिलता नहीं है। गुड्स परचेज किया, ये हमारे लिए क्या बेटा, एक्सपेंसेस है। हमने इंस्टॉलेशन, प्लीज ध्यान सब, मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए पैसा पे किया, ये एक प्रकार से आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा। और क्योंकि बेटा एक बात बोलता हूँ, आगे जाके हमारे सिलेबस में चैप्टर आएगा कि डेप्रिसिएशन, तब मैं और बेहतर समझाऊंगा, अभी सिर्फ इतना से समझ लो बेटा। मशीन को परचेज करने के लिए, इनफैक्ट किसी भी असेट्स को परचेज करने के लिए अगर हम कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं तो वो एक्सपेंसेस आपकी असेट्स की कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, इसलिए ये एक्सपेंसेस आपके लिए असेट्स बनेगा, ना कि आपके लिए एक्सपेंसेस बनेगा। ध्यान से समझना बेटा, कि मशीन को परचेज करने के लिए लोडिंग अनलोडिंग का पेमेंट किया ना, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट, इसके लिए क्वेश्चन नंबर होमवर्क 6 है, जरूर देखिएगा, ट्राई करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। अब ये जो चीज़ आपके पास पैसा आ रहा है, ये इनकम है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। तो बहुत सिंपल सी बात, केस सेल आपने किया तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये आपके लिए क्या है बेटा, इनकम है। रिसीव कैश फ्रॉम केवल इन फुल सेटलमेंट ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू देम, बट ऑब्वियसली बात, पुरानी मशीन को बेचकर पैसा मिला, ये पैसा तो आप रिसिप्ट है, बट ये आपके लिए इनकम नहीं है। इस चीज़ के बारे में देखना, ये आपकी इनकम है, यस ये आपकी इनकम नहीं है, ये एक प्रकार से आपकी कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि मशीन को बेचना करना आपके बिजनेस का काम नहीं होता है। हमें रिसीव चेक फ्रॉम बीमल अकाउंट, ये भी आपके इनकम नहीं है, क्योंकि जब बीमल को हमने कुछ चीज़, बीमल से पैसा मिला है तो क्यों मिला है, अकाउंट का पैसा, उसका अकाउंट कुछ बाकी होगा, जो पैसा मिल रहा है वो इनकम नहीं है। जब बीमल को क्यों मिल रहा है, कि जब हमने इसको कुछ माल बेचा होगा, कुछ दिया, तो जब हमने माल बेचा होगा तब उसको ऑलरेडी इनकम कंसिडर कर लिया, बस इनकम हमें रियलाइज्ड हो रही है, तो इनकम थोड़ी बनेगी। आपने ध्यान समझना बेटा, आपकी दुकान है, आपने किसी को 5 लाख रुपए में माल उधार बेचा, तो 5 लाख रुपए सेल आपने आज कंसिडर कर ली, क्या वो 5 लाख रुपए 2 दिन बाद या 1-2 महीने बाद आपको 5 लाख रुपए का रोकड़ा देता है, कैश देता है, तो बोलो 5 लाख की इनकम हुई? नहीं, 5 लाख रुपए कैश का मतलब देखा, इसे रियलाइजेशन ऑफ इनकम है। रियलाइजेशन ऑफ इनकम अलग होता है और इनकम अलग होता है, क्योंकि हमें बीमल से पैसा मिला, ऑन अकाउंट लिखा है बेटा, मतलब अकाउंट का कुछ पैसा उसका बाकी था, हमारे अकाउंट में से कुछ पैसा बाकी था, उसका पैसा हमें यहाँ पर क्या हुआ बेटा, रिसीव हुआ है। इसलिए ध्यान समझना, हम ये बोलेंगे कि बीमल से जो पैसा हमें मिला है
ये पैसा बीमल से जो हमें पैसा मिला है ये हमारा अकाउंट का पैसा है, इसलिए ये आपकी इनकम नहीं है। इस चीज़ के बारे में देखना, क्योंकि बीमल से आज पैसा मिल रहा है तो पुराना पैसा मिल रहा होगा। क्यों मिल रहा होगा? कि पुराना उसका कुछ भी लेन देन हमारा बाकी होगा। इस चीज़ के बारे में चर्चा हमने आपके साथ किया। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ये चर्चा आपके साथ कर ली बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कर लिया, तो ये आपकी इनकम नहीं है। कैश रिसीव फ्रॉम जेपी स्टोर्स फॉर सप्लाई गुड्स, ये आपकी इनकम है। गुड्स माल बेचा, इसके लिए पैसा मिला, बहुत बढ़िया। लोन मिला, ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट से बेटा। रिसीव कैश फ्रॉम मोहनदास बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर सेल ऑन क्रेडिट, ध्यान समझना, ये आपकी इनकम नहीं मेरे दोस्त। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये आपकी इनकम नहीं, क्योंकि पुराना पैसा ड्यू, अगेन मोहनलाल का पुराना पैसा ड्यू था, वो मिला, तो जब माल बेचा तभी हमने इनकम कैसे कर ली, वो पैसा में राइज हुआ तो वापस इनकम थोड़ी बनेगा क्या? क्लियर? दो बार इनकम रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट मिला, ये इनकम है। कमीशन मिला, ये आपकी इनकम है। लोन का पैसा मिला, ये आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये आपके लिए कोई इनकम नहीं। आप ही का पैसा आपको मिलता है तो ये कोई आपकी इनकम, आपका बैंक में पैसा निकाल के, मान लो आपने बैंक से 5 लाख रुपए निकाल के अपने पास लिखा है, तो क्या इनकम बन जाएगी क्या? नहीं। आप ही का पैसा आपको मिला तो आपकी कोई इनकम नहीं है। यहाँ पे आके बेटा आज का सेशन हम यहाँ पे रोकेंगे बेटा, और फिर अगले लेक्चर में आपके साथ मुलाकात करेंगे। और इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपको ट्राई करना है। तो आज 5 क्वेश्चन होमवर्क में है बेटा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 मैंने हर चीज़ लिखी है बेटा आपको, जिससे आपको बाद में आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं है बेटा। जब होमवर्क पे आओगे बेटा तो एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से लिखी है आपके लिए। आई होप सो आप जब ये नोट्स पढ़े होंगे तो आपको खुद को फील आ रहा होगा कि हाँ यार सर पढ़ने में अच्छा लग रहा है, कि ऐसा नोट्स मिलना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन से कौन सा होमवर्क है, इससे हमें समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो बेटा वही चीज़ है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर मैंने 3 होमवर्क में दिया है, ठीक है, 3, 4 और 5 है ना बेटा। तो इस चीज़ को आप देखिएगा, ये आपका होमवर्क में है बेटा। क्वेश्चन सॉल्यूशन बड़े हैं, थोड़ा सा विद एक्सप्लेनेशन के साथ गिवन है बेटा। जो चीज़ मैं बोलता हूँ चीज़ लिखी हुई, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा बेटा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करता हूँ। ये 6 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, 7 आपके लिए होमवर्क है बेटा। दैट्स इट। फिर क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे, तब आपको होमवर्क आपको देंगे। प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले इस होमवर्क को प्लीज़ अच्छे से ईमानदारी से देखना, फिर उसके बाद हम हर एक चीज़ के बारे में आपसे और डिटेल में अच्छी चर्चा करेंगे। आने वाला लेक्चर और ज़बरदस्त होगा, मज़ा आने वाला है आप लोगों के लिए मेरे दोस्त, यकीन मानो बेटा। क्लियर? ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके।